बिना राजा चेंज के हेडिंग डालो। राजा मत चेंज करना, बिना राजा चेंज के हेडिंग डालो। भोजराज, बातें मत करो भाई। कौन है? भोजराज। लिखो यह है सांगा का बेटा था, ही वॉज सन ऑफ सांगा। मीराबाई का नाम सुना? मीराबाई। मीराबाई भोजराज की रानी थी। किसकी रानी थे? तो मीराबाई की जो शादी है वो सांगा के बेटे के साथ हो रही थी। मतलब जो सांगा थे वो मीराबाई के ससुर लगते थे ना। लिख लो रानी मीराबाई। मीराबाई का नाम सुना है कुछ ज्यादातर? मीराबाई की बातें जब हम संत संप्रदाय पढ़ेंगे वहां और कर लेंगे, ताकि इतना सा याद रहे अपने। बिना राजा चेंज के एक और हेडिंग डालो। लिखो रतन सिंह। रतन सिंह यह भी सांगा का बेटा था। ही वॉज ऑल्सो सन ऑफ सांगा। सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का राजा बना। ही बिकम किंग ऑफ मेवाड़ आफ्टर डेथ ऑफ सांगा। सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का राजा बना। ही बिकेम किंग ऑफ मेवाड़ आफ्टर डेथ ऑफ सांगा। सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का राजा बना। कहां का राजा बनता है? किसकी मृत्यु के बाद? बूंदी में एक राजा हुआ करता था, सूरजमल। राजा कौन था? आपस में बनती नहीं थी, दोनों की कमी बनती थी। फिर भी एक बार दोनों साथ में शिकार खेलने के लिए गए थे। वहां शिकार को लेकर आपस में लड़ लिए, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया था। तो ये बूंदी की कौन से राजा के साथ लड़ता हुआ मारा गया था? यह बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। ही डाइड व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट सूरजमल ऑफ बूंदी। यह बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। ही डाइड व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट सूरजमल ऑफ बूंदी। यह बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। He died while fighting against सूरजमल of बूंदी। बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा। अगला राजा लिखो। तो सांगा के मरने के जस्ट बाद में तो कौन बना था? रतन सिंह। और रतन सिंह के बाद बना था विक्रमादित्य। लिख लो विक्रमादित्य। पिता का नाम लिखो सांगा और माता का नाम लिखो कर्मावती। पिताजी का नाम सांगा और माता का नाम कर्मावती। पिता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? जैसे पृथ्वीराज छोटा था तो उसकी माता कर्मावती शासन संभालती थी। जैसे मूलराज सेकंड छोटा था तो उसकी माता नायिका देवी शासन संभालती थी। वैसे विक्रमादित्य में इतना ज्यादा योग्य था नहीं, तो शासन कौन संभाला करती थी? कर्मावती। तो उसकी माता ही उसकी सरंक्षिका थी। लिख लो सरंक्षिका कर्मावती। गार्जियन सरंक्षिका। गार्जियन कौन थी गार्जियन इसकी? इन्हीं दिनों गुजरात के अंदर राजा था बहादुर शाह। गुजरात का राजा कौन है? बहादुर शाह। कहां का राजा? और उसको लगाया ठीक है। खानवा हार गए। खानवा में हारने के बाद में सांगा की डेथ हो गई, रतन सिंह की भी डेथ हो गई। अब राजा बना हुआ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य इतना योग्य नहीं, अपने लिए अच्छा टाइम है और अपने मेवाड़ पर अटैक करते हैं और मेवाड़ वालों पर, मेवाड़ पर अधिकार कर लेते हैं। तो गुजरात का बहादुर शाह 1533 में मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। कब कर देता है? लिखो 1533 ईस्वी में, इन 1533 एडी। 1533 ईस्वी में, इन 1533 एडी गुजरात के बहादुर शाह ने, बहादुर शाह ऑफ गुजरात, गुजरात के बहादुर शाह ने, बहादुर शाह ऑफ गुजरात
गुजरात के बहादुर शाह ने, बहादुर साहब गुजरात, गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। अटैक डॉन मेवाड़, मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। अटैक डॉन मेवाड़, कहां पर अटैक किया? मेवाड़ पर। किसने किया? बहादुर शाह। बहादुर शाह कहां का राजा? चलो मुझे एक बात बताओ, कब अटैक कर रहा है? 1433 में भी गुजरात के एक राजा का अटैक हुआ था, वो कौन था? अहमद शाह। किसने अटैक किया था? कौन से राजा के टाइम? मोगल। तो मोगल के टाइम में गुजरात का राजा कौन है? अहमद शाह। कुंभा के टाइम में गुजरात का राजा कौन है? कुंभा, कुंभा के टाइम में गुजरात का राजा कौन है? अल्लाह रहम करे इन बच्चों पे। कुतुबुद्दीन शाह। कौन है? संगा के टाइम में गुजरात का राजा कौन है? मुजफ्फर शाह। कौन है? और अभी गुजरात का राजा कौन है? आपके देश का गृह मंत्री कौन है? कौन है? ये सारे गुजराती है। ये सारे कौन है? मोगल के टाइम राजा कौन? अहमद शाह। कुंभा के टाइम में कुतुबुद्दीन शाह। संगा के टाइम में मुजफ्फर शाह। अभी कर्मावती के टाइम में, और देश का गृह मंत्री, ये सारे कौन है? कौन है? अच्छा, आपका जो चित्तौड़ के किले का कीर्ति स्तंभ है वो कौन से भगीरवाल ने बनवाया? जिज्ञासा। कौन से ने? रणकपुर के जैन मंदिर किसने बनवाए? किसने बनवाए? देश का गृह मंत्री कौन है? ये सारे जैन है। ये सारे जिज्ञासा, दरणक शाह, अमित शाह, ये सारे के सारे कौन है? जैन है। और सारे के सारे वैसे गुजराती और है, इसका मतलब शाह गुजरातियों का सरनेम रहा है। गुजरात में शाह नाम के लोग ज्यादा रहते होंगे ना। तो मुझे याद आता है, इंग्लैंड के अंदर एक क्रिकेटर खेलता था पहले, ओवेस शाह। कौन खेलता था? वो भी अपना गुजराती था। तो गुज्जू भाई थे, गुज्जू भाई जाके इंग्लैंड सेटल हो गए, बाद इंग्लैंड की तरफ से खेला करता था। अब तो याद रहेंगे। आप लोगों के साथ समस्या क्या है कि मैं भी ये पूछ लेता ना आपसे कि नागौर में कुंभा के टाइम में कौन कौन लड़ रहे थे, तो आप कहते शम्स खां और मुजाहिद खां। फिर मैं कहते संगा कुंभा ने किसकी सहायता की? शम्स खां। फिर वो किसके पास चला गया था? आप कहते गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह। मैंने जैसे पढ़ाया है उस तरीके से कोई आपसे पूछेगा तब तो आपको याद रहेगा। और कोई यदि दूसरा कुछ भी बीच में से कह देगा, आपको पूछ लेगा कुंभा के टाइम गुजरात का राजा कौन था, आपने ये क्या तरीका है? पहले नागौर पूछ, फिर याद आएगा कि शम्स खां किसके पास गया? कुतुबुद्दीन शाह। चांपानेर की संधि किसके बीच में भी? कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी। हम बता देंगे। ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछ सकता तो है लाइन चेंज नहीं कर सकता। ये कोचिंग का अच्छा और बुरा पक्ष यही है। कोचिंग का अच्छा पक्ष ये है कि आपको खूब सारी चीजें याद हो जाती है और आपको पता ही नहीं चलता। बुरा पक्ष ये है कि आप जकड़ जाते हो, आप मास्टर की मेंटलिटी में पूरी तरीके से गिरफ्तार रहते हो। उसने जिस तरीके से पढ़ाया उसी तरीके से याद होगा। आपका स्वतंत्र चिंतन पूरी तरीके से क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। आप कहते हो सर स्वतंत्र ही होता तो आपके पास आते ही क्यों? वो नहीं था सर, इसीलिए आए थे इधर। हाँ, नहीं नहीं, आप पियोगे कुछ? चाहिए भाई, पियोगे? इनको ला दे किसी को, मुकेश पी लेने तो। चलो तो याद रह जाएगा क्या क्या लिखवाया क्या था मैंने। बात ही दूसरी लग गया यार मैं तो। अच्छा, बहादुर शाह ने 1533 में क्या कर दिया? अटे। अपने यहाँ पे रानी कौन संभाल रही है शासन? कर्मावती। कर्मावती जानती थी कि भाई लगातार झटके लगे हैं, खानवा में हारे हैं, सांगा की डेथ हुई है, रतन सिंह जी की डेथ हुई है, विक्रमादित्य योग्य नहीं है, और अब यदि बहादुर शाह से और लड़ाई कर ली तो इसमें मेवाड़ का नुकसान है। तो रानी कर्मावती को लगा कि युद्ध से अच्छा है संधि कर ली जाए। क्या कर ली जाए? और बहादुर शाह को लालच दिया गया कि हम तेरे को रणथंभौर का किला दे देंगे। कौन सा किला दे देंगे? हम तेरे को रणथंभौर दे देते हैं और तू हमसे क्या कर ले? संधि। बहादुर शाह को लगा बिना लड़े बैठे बिठाए रणथंभौर मिलता है, ठीक है। तो वो रणथंभौर का किला लेके और संधि करके वापस चला जाता है। देख लो, कर्मावती ने रणथंभौर का किला देकर संधि कर ली। कर्मावती कंक्लूडेड ट्रीटी बाय गिविंग रणथंभौर फोर्ट। कर्मावती ने रणथंभौर का किला देकर संधि कर ली। कर्मावती कंक्लूडेड ट्रीटी बाय गिविंग रणथंभौर फोर्ट। कर्मावती ने रणथंभौर किला देकर संधि कर ली। रणथंभौर किला देकर क्या कर ली? और सुनो देखो, रणथंभौर का किला चौहानों का किला था। 1301 में रणथंभौर वाले चौहान हार गए थे, तो रणथंभौर के किले पे कब्जा हो गया खिलजियों का। किसे कब्जा हो गया? खिलजियों का। 1301 में खिलजी रणथंभौर वाले किले पे कब्जा करते हैं।
1303 के अंदर बाद में वो उधर कर लेते हैं आपके कौन से किले पे, चित्तौड़, चित्तौड़ पे कर लेते हैं। 1326 में हमीर चित्तौड़ पर वापस कब्जा कर लेता है। तो अब मेवाड़ वाले यहाँ स्ट्रांग हो गए, तो मेवाड़ वालों ने थोड़े दिनों बाद रणथंभौर पे भी कब्जा कर लिया था। तो रणथंभौर किसके पास था, मेवाड़ वालों। तो यहाँ पे देख लो कर्मावती किसको दे रही है ये किला, किसको, बहादुर। थोड़े दिनों बाद मेवाड़ वाले वापस कब्जा करते हैं, और मेवाड़ वाले वापस कब्जा करके किला दे देते हैं बूंदी वालों को। किसको दे देते हैं, बूंदी वाले इनके सहयोगी थे, तो बूंदी वालों को किला दे दिया था। और बूंदी वाला सुरजनहाड़ा बाद में अकबर को दे देता है। 1569 में अकबर ने बूंदी पर आक्रमण किया था, सुरजनहाड़ा रणथंभौर का किला दे देता है उसे। पढ़ते हैं अपने, पढ़ा था ना। तो रणथंभौर का किला इस टाइम मेवाड़ वालों के पास ही था। मेवाड़ वालों के पास था तो रानी कर्मावती ने उनको ये किला दिया। बहादुर शाह को उनके साथ क्या कर ली, संत बहादुर शाह को लगाया, ठीक है, बैठे बिठाए बिना लड़े अपने को क्या मिल गया, रणथंभौर मिल गया। तो थोड़े दिन तो चुप रहा, थोड़े दिन बाद 34 के अंदर उसने दोबारा अटैक कर दिया। उसको लगा एक आधा किला और मिल जाएगा अपने को। खाली कुंभाई मेवाड़ में 84 में से कितने किले बनवा गया था, 32। उसको लगा और नहीं तो कोई मचान बोमटी मिलेगा, छोटा मोटा तो लेके आएंगे कम से कम। तो लिखो 1534-35 ईस्वी में, इन 1534-35 एडी, 1534-35 ईस्वी में, इन 1534-35 एडी, बहादुर शाह ने मेवाड़ पर पुनः आक्रमण कर दिया। बहादुर शाह अटैक्ड ऑन अगेन ऑन मेवाड़। बहादुर शाह अटैक्ड अगेन ऑन मेवाड़। बहादुर शाह ने मेवाड़ पर पुनः पुनः आक्रमण कर दिया। ये किसकी पर्ची भेजी हुई है, आपके बेच की है? सर आप कराते हो तब तक सारे सवाल सरल लगते हैं, जैसे अगला करते हैं होता नहीं है। सुझाव दें सर, क्या करें, बड़ी विपदा में। आपकी क्लास की है, पिछले क्लास की है। अच्छा, कौन है इतनी विपदा में? अर्जुन खड़े हो, क्या विपदा है तुम्हारे पास है? नॉन मैथ्स वाला, अरे नॉन मैथ्स वालों की मैथ्स ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। मैं मैथ्स में यार, मैथ्स में तो मैंने देखो आपको शुरुआत में बताया था, उसमें आप जीव डालिए, थोड़ा थोड़ा सा टाइम देंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे थोड़ा सा, मैथ्स का रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। तो उसमें दिमाग में यूं संक्रियाएं घूमनी चाहिए। मैथ्स को आप क्या करते हैं कि भाई यहां सर ने पढ़ा दिया और उसको आपको लगा कि दिमाग में जाएगा ना, वो थोड़ा टाइम मांगता है आपसे कि थोड़ा बहुत क्या क्या टॉपिक चल रहा है जैसे, हाँ, अरे यार कितना सिंपल सा टॉपिक हो, खाली गुणा गुणा से करने होते हैं, हैं? मूलधन इंटू मूलधन क्या होता हो फॉर्मूला, दर इंटू समय बटा 100, तो उससे आ जाएगा आपका। तो सिंपल है, ऐसा नहीं होता है कि वो कहते मूलधन है पूछ लेते समय है। नहीं नहीं, कोई लैंग्वेज टफ नहीं होती। और पुराने पेपर की जाके देखना, वो तो और लैंग्वेज सिंपल सिंपल सी देते हैं। क्लास में तो क्या अपने को एक टॉपिक कितने सवाल कराते होंगे सर, 50 करवाते हैं जैसे ना। तो अब 50 के अंदर सर को सारे प्रकार के सवाल रखने पड़ते हैं। वो 10 सिंपल भी देंगे, वो 10 टफ भी देंगे, 10 थोड़े मीडियम वाले से भी देंगे, कि एकदम सारे सिंपल सिंपल करवा दे। तब तो मैथ्स वाले बच्चों को लगे कि ये क्या है, ये तो वैसे ही हो रहा था। सारे टफ टफ करवा दे तो भी अच्छी बात नहीं रही, नॉन मैथ्स वाले को लगे यार मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका, तो वो थोड़ा लेवल सारा बराबर सा चला के रखते हैं। आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे, यदि सरल ब्याज के सवाल आ रखे हैं तो आपको लगेगा मैं बिना कॉपी पेन दिए कर लेता, तो मैं इसको देखता ना तो इसका उत्तर निकाल लेता। गांव वाले फड़ाते हैं यार सरल ब्याज तो अपने। अब मम्मी को पूछ लेना, आपका जो भी क्वेश्चन आ रखा हो आज शाम को मम्मी को पूछना कि मम्मी इतने रुपए हैं, इतने साल का, इतने के ब्याज से कितना ब्याज बनेगा। वो वैसे गांव वाले वैसे कहते हैं 2 का ब्याज 3 का ब्याज, तो जितना परसेंट है वो वही है आपका, तो उनको बताना और मम्मी थोड़ी देर में आपको बता देगी कि भाई इतने रुपए हो जाएंगे। वो बैठे बैठे पढ़ाते हैं, उंगलियों पे पढ़ा लेते हैं। तो सरल ब्याज तो गांव वाले वो चक्रवर्ती ब्याज ही पढ़ा लेते हैं कि 6 महीने बाद डबल कर दो इसका, डबल हो जाएगा, अब इतनी होगी मूलधन, अब ये बन गया अपने आप में। तो सिंपल सा टॉपिक है। कारण एक तो बड़ा कारण ये है कि आप लोगों से गुणा भाग नहीं होते, है ना। तो होता क्या है कि वो उधर वो माइनस ही नहीं होता अपने से, वो मल्टीप्लाई नहीं होता, तो अपने को जोर आता है, बढ़ने दे रहे कौन निकाले यार। फॉर्मूला भाई होता है, सर कहते हैं फॉर्मूला याद करो, अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला याद किया, अप्लाई किया, अप्लाई तो तब होगा ना जब गुणा आएगा। अब वो गुणा नहीं आ रहा है तो बात दिमाग में नहीं आता, तो थोड़ा थोड़ा सा यूं दिमाग लगाया करें। ये तो पहाड़े याद करें, 20 तक ही रहे पर पहाड़े याद रहे। और मैथ्स पढ़िए,
मतलब यूं मत सोचिए कि प्री प्री में आएगी बिना मैथ्स के पास हो जाएंगे। मैथ्स जिनकी भी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, थोड़ी सी भी अच्छी हो जाए, कॉन्फिडेंस बड़ा शानदार रहता है, और बंदे को लगता है नहीं यार अपने को मैथ्स आती है, और आ जाती है। थोड़ा सा दिमाग यदि कोई बंदा लगाने लग जाता है तो बाद में मैथ्स भी आने लग जाती है उनको। तो थोड़ा थोड़ा सा उसके अंदर यूं दिमाग लगाया कीजिए, 20 तक के पहाड़े याद कीजिए, स्क्वायर याद रखा कीजिए हमेशा। स्क्वायर याद है? नॉन मैथ्स वाले कौन कौन है? जैसे कितने लोग हैं जिनको मैथ्स टफ लगती है, कि भाई समझ में कम आ रही हो या टफ लग रही हो? दोनों हाथ खड़े थे, खड़ा हो, देखे, खड़ा हो, तेरा टेस्ट लेते हैं आज। क्या नाम है? विष्णु। कौन सी ईयर में पढ़ता है? थर्ड ईयर के अंदर पढ़ता है। अच्छा बता, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 15 का 200। कहां तक ऐसे स्क्वायर याद है तेरे को? 15 तक ही? कैसा है? वेरी गुड। ऑनेस्ट इज द बिग पॉलिसी। इसको लगा सर आपने जो ये मेरी लाज रखी, आप यदि आप 17 पूछ लेते तो क्या करता मैं। इसने यार ये सही है तेरा। क्या टफ लगता है जैसे तेरे को? सब 15 के बाद में तेरे से कुछ भी नहीं हो पाता आगे। वह मुश्किल 15 तक। 17 का पहाड़ आता तेरे को? पहाड़े कहां तक आते हैं? है? सारा 15 तक जुगाड़। तो तूने कभी कोशिश की कि इसको थोड़ा आगे बढ़ाए? थोड़ा सा। अच्छा ये 15वीं में पढ़ रहा है इसलिए 15 तक आते हैं ऐसे? या मैं एमए में जाऊंगा, 16वीं में जाऊंगा, तब 16 का पढ़ूंगा। थोड़े थोड़े कल मैं तेरे से 16 का पढ़ा सुनूंगा। सुना देगा? अब थोड़ी थोड़ी कोशिश, बैठ जा आप, बैठ जा। थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे ना भाई, होता क्या है अपने को इतने 10-15 तक की चीजें तो आती है सबको, आती यूं 10 तक पढ़ी थी और तब आती थी, पर उसके बाद में अपने उसको छोड़ ही दिया, पूरी तरीके से छोड़ दिया, जंग लगा हुआ है, उसको पॉलिश की आवश्यकता है। तो थोड़ी कोशिश किया करेंगे आप 16 का पहाड़ा याद कर ले, 20 तक 25 तक पहाड़े याद हो जाए, 20-25 तक स्क्वायर याद हो जाए, तो थोड़ी दिमाग में कैलकुलेशन चलने लग जाएगी। और दिमाग में जब कैलकुलेशन चलने लग जाती है चीजें सरल होने लग जाती है। फिर ना यूं थोड़ी थोड़ी दिमाग में आने लगती है। ऐसे मैं कभी जब यूं थोड़ी बहुत ये मैथ्स किया करता था, सी सेट के लिए निकालते, तब यूं दिमाग लगाया करते थे खूब सारा, कि यार ये 25 तक 30 तक ये स्क्वायर याद हो जाती। फिर क्या यार बड़ी स्क्वायर आ जाए तो कैसे करते हैं? तो उस दिनों में कोई साथ वाले नहीं होते, वो कोई सिखाते कि अब इसको तो आप मैथ्स वाले होंगे ज्यादातर, आपको बताता होगा यार 96 की करनी हो तो कैसे करें। फिर किसी ने बताया, हाँ 81 का कर दे। 81 का स्क्वायर होगा तो इसका जाए, हाँ 90 का अलग से करे, 6 का अलग से करे। दो सुनो सुनो, ये 100 से कितना कम है? इसमें से 4 और कम करो, इसमें से 4 कम करो, दे कितना होगा? 90। 4 का स्क्वायर कितना होता है? ये इसका है, ये इसका है, आप कर लेना बोल। ये क्या है? नहीं, ये कितना कम है 100 से? इसे 7 और कम करो। इतना घटाओ तो आना ही चाहिए, देखो यार। अब आपकी समस्या ये है कि आपसे माइनस ही नहीं होता है। इतना दिमाग कितना है? 7 का स्क्वायर कितना होता है? ये इसका है। अरे 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 नहीं बजाना। तालियां नहीं। 9 और कम करो, देख 80। 89 का कितना होता है? तालियां बजाओ, क्या पता है गलत हो तो। ये और किसी का कितना कम है 100 से? इतना है? एक और कम करो। एक का एक डबल डिजिट लाइन है लास्ट में ना। चलो हाँ सबका कर देंगे। कितना है? कितना? 100 से 4 ज्यादा है? 4 और जोड़ो। 104 का ये एक है ना। कितना? 100 से कितना ज्यादा है? कितना है? 12। 12 और जोड़ो। 112 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 12 का जानते हो, लास्ट में डिजिट 2 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? तो 44 तो आ गई। 144 है, ये एक इसमें जोड़ दो, ये 5 हो जाएगा और कुछ नहीं। 88 कितना?
12, इसमें से 12 और कम करो, 70, 12 कितना होता है 144, लास्ट में डिजिट दो या नीचे एक इधर दो। अब ये यूं 4 5 की, अब दिमाग में चलनी चाहिए कैलकुलेशन, मैथ्स तब आएगी। अब दिमाग में कैलकुलेशन हो कि 107 107, तो 107 में 7 और जोड़े 114, 7 का 49, तो 114 49, खत्म किस्सा। अब आपको करना है 115, 115 में 15 और जोड़ेंगे तो 115 में 130, 15 कितना होता है 225, लास्ट में 25 लाइनें, दो इधर जोड़ना 132, 132 और 25। अब आपको करना है 113, 113 करना 13 और जोड़े, 13 जोड़े तो 126, 13 कितना होता है 169, 69 उधर आएंगे, एक इधर जोड़े 127 69। अब आपको करना है 87, 87 में से 17 कम, 13 कम करने पड़ेंगे, 87 में से 13 और कम किए 74, 13 का किया तो हुआ 169, 34 में एक इधर जोड़ दिया 75 69, 7 5 6 9। ये दिमाग में जब तक कैलकुलेशन नहीं चलेगी ना तब तक मैथ्स नहीं आएगी। और ये कितनी छोटी कैलकुलेशन, इससे छोटा तो और क्या ही होगा, आदमी छोटी छोटी ये चीज, मैं इससे आगे बता दूं, मतलब आप 1000 का लाख का कितने का निकालिए, सब निकल जाता है बाद में चीजें। पर ये तो शुरुआत हो, स्टूडेंट क्या करता है, इसको पूछते बाद कहता है सर 1019 का बता दो अरे वो भी आ जाएगा, ये तो दिमाग की कैलकुलेशन चले। अब जुड़ना चाहिए भाई, 2 ज्यादा, 3 ज्यादा 106, 4 ज्यादा, तो ये यूं फटाफट चलना चाहिए बाद में आपका। 8 ज्यादा, 6 ज्यादा, हाँ कितना कम, अच्छा ज्यादा हो गया, इतना आप गए नहीं होंगे, कोई नहीं, अपने कम कर लेते हैं थोड़ा, अपने 85 का कर दूं मैं। अब एक बार इजी इजी लिए जाए क्यों, 15 कम, 15 और कम किया 70, और इसका 225 तो कितना हो गया 72 25, दो जुड़ेंगे ना बेहतर। अब देखो एक और देखना, वापस नोटिस करना, ये 85 का था, ये 95 का, मैं कोई एक और लेता हूं, मैंने जैसे लिया मान लो 105, कितना होगा 110, और अब मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूं, देखना, मैं इसका करता हूं 65, है ना, बाकी चीज छोड़ो, ये 65 लास्ट में 5 है, लास्ट में जिनके भी 5 है उनके 25 आएगा, ये क्या आगे 6, इसकी अगली संख्या क्या होती है 7, 6 को 7 से गुणा करो, 6 7 ये इसका, आप नोटिस करो 5 का था तो 25, 8 की अगली संख्या 9, तो 8 9 72, 5 का 25, 10 की अगली संख्या 11, तो 10 11 110, 5 का 25, 9 की अगली संख्या 10, 9 10 से 90। अब आप किसी का निकालो, 5 का 25, 4 का अगला नंबर 4 पंजे 20, अब अपने 55 का निकाले, 5 का 25, 5 की अगली संख्या 5 छक्के 30, अब अपने 35 का निकाले, 5 का 25, 3 का अगला नंबर 4, 3 चौके 12, 115 का निकाले। थोड़ी सी दिक्कत आएगी, हम सीखते हैं सारी की सारी, 5 का 25, पर अब 11 की 12 से गुणा नहीं होती अपने, है ना, थोड़ा दिमाग लगाएं, 11 की किससे गुणा करनी है अपने को 12, 11 की 11 से तो आती है ना 121, 11 और जोड़ दे भाई, 11 की 11, भाई 11 को 12 बार गुणा करना है, 11 को 11 बार तो अपने को आ रहा है, 11 को 11 बार करते तब तो 121, एक बार 11 और जोड़ना तो 132। अगली बार ये भी याद रहेगा कि 11 की 12 से गुणा क्या होती है तो 132 होती है, वो याद रहेगी अपने। 5 का है लास्ट में, तो हमेशा हमेशा क्या आएगा 25, 14 की गुणा 15 से होनी चाहिए, 14 की 14 से आती है ना 196, एक बार 14 और जोड़ना है, 196 और 4 जोड़े 200, 10 और जोड़े, हमेशा 25, 19 की गुणा कैसे करनी है 20, 19 की 20 से तो हो ही जाएगी, अरे 19 की 20, तो 19 19 गुणा 38, पर अब दिमाग में चलना चाहिए कैलकुलेशन, बिना दिमाग। अब 15, जैसे 15 का आता है आपको, 15 का आता है ना, 5 का, एक की अगली संख्या क्या होती है 2, एक दूना 2, किसी का
5 का ही निकालना है। 5 के लास्ट में 25, जीरो के अगला अंक 1, जीरो के 1 से गुणा करा जीरो। किसी छोटे को बड़े को थोड़ा थोड़ा लेके देख, आप और कीजिए, आप बढ़ा लीजिए थोड़ा सा नंबर, कि आपने नंबर ले लिया 225, 22 की गुणा 23 से, पहले 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। 400 नहीं आता, आपने धीरे धीरे आएंगे, मेरे को याद होंगे कई साल पहले कि आपको नहीं आते। अब 484 में अपने को 22 और जोड़ना, आराम से जोड़ो। 484 में 2 जोड़े तो 486, उसमें 20 और जोड़े 96 और 6, मतलब कितने हो जाएंगे? 500। कितने की? 48। अब आप कहोगे सर 100 से 48 कितना कम? 52। तो अब तो 52 वाला तो लफड़ा हो गया खूब सारा। 50 ले लो, अपने 50 वाला ले लो। तो आप 50 वालों में होता है कि 25 से कम करना होता है। कितने से कम करना होता है? 25 से। तो ये कितना कम है? 50 से कितना कम है? 2। तो 25 से 2 कम करो, 2 का स्क्वायर। पच्चीस से कितना कम है? इसे 4, सॉरी 50 से कितना कम है? 4। तो 25 से 4 कम करो, 4 की स्क्वायर। 50 से कितना कम है? 7। इसे 25 से 7 कम करो, 18। 7 की स्क्वायर कितनी होती है? 29। 25 से कितना कम है? 25 से 8 कम करो, 17। 8 की स्क्वायर। 50 से कितना कम है? 25 से 12 कम करो, 12 की स्क्वायर। लास्ट में 2 आने चाहिए। फिर है ना, दिमाग क्यों चलना चाहिए कि 1444 आते, दिमाग में आना चाहिए कि चौमुखा मंदिर में इतने पिलर है। देखो पढ़ाई उसको कहते हैं। मेरे दिमाग में ये चीजें भयंकर चलती है। मैं मतलब गाड़ियों के नंबर याद करने की मुझे वो याद क्या कर देखना, तो मैं जैसे कोई गाड़ी के नंबर देखता हूँ मेरा दिमाग कैलकुलेट करता है भयंकर तरीके से कि मैंने गाड़ी के नंबर देखे, उस गाड़ी के नंबर थे 82 81 और मुझे लगता है 91 का स्क्वायर है। तो वो फिर याद भी रहते दिमाग। मैं किसी का फोन नंबर भी याद करता हूँ, लास्ट में किसी की 82 81 है, तो मुझे लगता है लास्ट में तो 91 का स्क्वायर है। आगे आगे बड़े याद करने। तो चीजें मैथमेटिक्स में जीव डालिए। अब आप आज दिन के अंदर यूं शाम को जाके घंटे भर तक बैठ के यूं ही सोचना आपने, खाली यूं सारे 100 है, 100 से पीछे वाले तक जाना। आप 50 है तो 50 से पीछे वाले तक जाना। आप और लीजिए, आप लीजिए मान लो 44, कितना कम है 50 से? 6। 25 से 6 कम करो, 6 की स्क्वायर। कितना कम है 50 से? 25 से 13 कम करो, 13 की स्क्वायर। तो 69 इधर लिखना, लास्ट में डबल डिजिट लेके आने। तो कम से कम 150 तक तो याद होते हैं, एक से लेके भाई 25 तो ऊपर नीचे जाए भाई। अपने समस्या कहां आएगी कि मैं जैसे ही कहूंगा तो अब 36 की स्क्वायर नहीं आती अपने को, है ना भाई? इसमें 36 तो जोड़ दिए, अब 36 की स्क्वायर नहीं आ रही ना अपने को, है ना? तो आप और वापस दिमाग लगाए, इधर से वो भी आएगी 36 की। हालांकि उनके भी अलग तरीके आ जाते हैं, पर वो जरूरत ही नहीं पड़ती भाई। 36 की स्क्वायर भी निकल जाती है। 50 से कम किया तो कितना? 14। 25 में से 14 कम किया तो कितने हो गए? 11। और आपके 14 कितनी होगी? 196, तो 1296। इधर 96 आना चाहिए लास्ट में, 12 इधर और जोड़ दो। ये फिर दिमाग धीरे धीरे कैलकुलेट करेगा। पर शुरुआत तो थोड़ी बहुत चीजों की, पहाड़े याद किए जाएं, पहाड़ों का तो देखा जाए कौन सा अंक कहां पे जाके मिल रहा है। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओगे चीजें आने लग जाएगी, चीजें आएगी, सोल्व करोगे तो बाद में और मजा आएगा। तो मैथ्स दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट है, वो इन्वेस्टमेंट मांगता है। आप सोच के देखो हिस्ट्री में कितने नाम याद करते हो, इतने सारे नाम भी आपके याद हो जाते हैं क्योंकि इधर आप टाइम दे रहे हो, उसको आप टाइम नहीं देते और आप चाहते हो कि आपके अंदर घुस जाए। है, मैं कहता हूं ये मैंने आज बताया कितने सिंपल लग रहे हैं ना, सिंपल लग रहे हैं ना आपको? आप मत निकालना, फिर 3 दिन बाद मैं पूछ लूंगा, आप भूल जाओगे किसमें से क्या घटाना है। छोड़ दो, इसको छोड़ दो। और ये कहीं आज आप घर पे जाके कर लो तो परसों आप किसी को बता दोगे। तो कोशिश क्या करें, खुद निकाला करें। और मैथ सबसे अच्छा तरीका दो, किसी को पकड़ के पढ़ाया करें। एक ही सवाल आए किसी को बताने की कोशिश क्या करेंगे, ले मैं समझाता हूं तेरे को। मेरे को एक सवाल आ गया तो उसका अगला तरीका आपको आएगा, उस जैसा कर लिया जाए। अगला सवाल दूसरे तरीके का दे दिया आपने, सर ने एक सीट करवाई, उस सीट में 50 सवाल थे, सर ने शुरुआत के 5 करवाए, फिर का छठा सेम ऐसा, ऐसे ही तो कहते हैं। 7 नंबर करवा दिया, 8 ऐसा ही है, खुद कर लेना। अपने को 8 वैसा लगता ही नहीं, अपने लगता है सर अलग है, वैसा नहीं है। आप कह रहे हो, आप 9 देख लीजिए, 9 वैसा होगा, 8 छोड़ दीजिए, 9 निकल जाएगा। या आप अपने हिसाब से उसके अंक बिठाइए।
यार ये नहीं होता, इसकी जगह ये होता तो मैं कर लेता। थोड़े से पहाड़े याद करेंगे, चीजों को काटने में, जोड़ने के अंदर, उनके अंदर आसानी रहेगी आपके, उनमें कर पाएंगे। पर इन्वेस्टमेंट है, पढ़ाई ऐसे नहीं है बुला। आप लगे कि मैं घर पे जाके बैठूं और उस मैथ्स वाले सीट को आ गई हूं, बैठा बैठा देखता रहूं कि है तो जोरदार सवाल तो, और मेरे आत्म साथ हो जाए। नहीं विष्णु, आ रही है अब तो, है समझ में आ रही है? अब स्क्वायर बता देगा? हाँ, तो कल 25 तक के तू पक्के याद करके आएगा। 25 तक 10 ही तो याद करने हैं, 15 तक तो तेरे को याद ही है, 10 आगे वाले और याद करने, तो बाद धीरे धीरे चीजें आ जाएगी। और मैं ऐसे तो खूब सारी चीजें हैं। ये अपनी वैदिक वैदिक गणित है। ये कैसे गणित है? आपको यूं बड़ी टफ सी लगती है, दादाजी की उम्र के लोग निकाल लेते हैं सारी की सारी। वो जब 1.5 का 2.5 का पढ़ा याद किए बैठे हैं, मेरे दासान वैसे बात करते हैं, पौने 3 को पढ़ो सुना, तो पहले तो ये समझाना पड़े पौने 3 क्या होती है। अब पौने 3 का पहाड़ा याद करना पड़े, तो गांव में लोगों को नॉर्मली याद हो जाती है, सीधे सीधे यूं आंकड़ों पे याद रख लेते हैं। तो चीजें आप टाइम दोगे, टाइम के साथ साथ में आने लगे। और अभी शांति काल है, इस शांति काल के अंदर टाइम दीजिए। शांति काल में बहाया गया पसीना युद्ध काल में खून की मात्रा को कम करता है। कोई योद्धा पूरे साल तो पड़ा रहे, और इन युद्ध वाले टाइम पर खड़ा किया जाएगा, तलवार लेके चला जा, तो शारीरिक विन्यास भी सही नहीं होगा, तलवार उठाई भी नहीं जाएगी उसे खड़े होके, और वहां जाके 2-4 घाव के अंदर या तो भाग किया जाएगा या अगले द्वारा सल्टा दिया जाएगा। वो का वो जिसने पूरे साल तक तलवार चलाई हो, उसको युद्ध में मरे डर नहीं लगेगा। उसको पता है जितना फ्लेक्सिबिलिटी यहां थी, उतनी उतनी शरीर की लोच वहां रहेगी, और वहां सामने वाला आएगा तो अपने में मारेंगे, वो अपने को नहीं मार पाएगा। अब आप तो सोचिए, योद्धा का तो मैंने कहा 1 साल तक पढ़ा रहा, फिर युद्ध में भेजा। आप तो 22 साल तक मैथ्स वाले युद्ध में अभ्यास ही नहीं किया है, कि कभी 10th तक आपने मैथ्स पढ़ी है, उसके बाद इस सब्जेक्ट के हाथ लगा के भी नहीं देखा है ना। फिर ये सब्जेक्ट मैथ्स और साइंस, इनके लिए कहा जाता है कि विज्ञान है। कैसा ज्ञान है? 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक तो सामान्य ज्ञान और एक विशेष ज्ञान। ये विशेष है, तो आप ये तो मानिए जब ये विशेष है तो टाइम भी विशेष लेगा। ये सामान्य की तरह आपके दिमाग में कभी भी नहीं आ सकता। हर सब्जेक्ट की नेचर होती है, उस नेचर को पकड़े बिना उस सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं जा सकता। मैं कहता हूं ये का ये आप इतने सारे सन स्टूडेंट जब शुरू शुरू में आता है तो मुझे हमेशा कहता है सर हिस्ट्री में ना सन होते हैं, सन याद करने के नहीं करने, और मैं कहता हूं सन याद नहीं करने। और वो स्टूडेंट जब मैं हिस्ट्री पढ़ा देता हूं तो उनको 1001 सन तो उनको याद होते हैं, सारे के सारे याद हो जाते हैं, कारण कि हम डेली अभ्यास करते हैं, डेली उन्हीं उन्हीं चीजों को पढ़ते रहते हैं। कुंभावली किताबें 3 दिन तक लगातार घोटे मारे याद हो गई, वरना आपका उन कुंभावली किताबों का लेना देना है क्या आपस में? नॉर्मली किसी आदमी को मुरारी संगति बोल दे तो बोला नहीं जाए, है ना। अपने को 4 नाम याद हुए वैसे, कारण पढ़ा याद किया, पढ़ा याद किया, थोड़ा टाइम दिया, थोड़ा दिमाग में बिठाया। घर पे आप कोशिश करते होंगे, बोल बोल के देखते होंगे, किसी को सुनाते होंगे, बंद करके उसको सोचते होंगे कि मुरारी संगति, अतुल्य चातुरी, नंदिनी वृत्ति, रस नंदिनी, ये इस भाषा में, इस भाषा तक याद हुई है ना आपको। और मैं कहता हूं मैं यदि इनके श्लोक लिखा देता तो आप श्लोक भी याद कर आते। आप कहते भाई सर ने लिखवाया तो काम का ही होगा, मैं 2 बार याद करवाता, आप उनको याद कर लेते हैं चीजें। अब बचपन में होते हैं तब अपने को हनुमान चालीसा भी याद होता है, बचपन में होते हैं तो खूब सारों को वो हनुमान शतकन, कोई दुर्गा शतकन, वो लंबी लंबी चीजें वो भी याद हो जाती है। समय के साथ में जब आप अभ्यास नहीं करते तो वो चीजें याद नहीं रहती। मुझे 5वीं तक की मेरी 26 पीढ़ियां याद थी, मेरे से लेके मेरे जो 26 पूर्वज हुए पिछले, वो सारे दादाजी ने याद करवाते करोगे कि देख तू, तेरे पापा, मैं, मेरे से पहले ये, इससे पहले ये, इससे पहले अपने उस गांव से आए थे, इससे पहले। अब मुझे याद नहीं 7 ही, अब 7 एक नाम याद है। तो मुझे याद है मैं एक दिन घर पे बैठा था, मैंने दादाजी से पूछ लिया कि वो जो उस गांव से अपने जब माइग्रेट हो गए इस गांव में आए थे तो कौन था जो इधर आया था। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, तुझे याद ही नहीं? तो मैं को याद था, मैं भूल गया, थोड़ा दिमाग से निकल गया। कैसे भूल गया? बचपन में तेरे को 26 तक याद थे। अब मैं उनको तो क्या बताता कि अब मुझे खुद के याद नहीं करता, कम करने पड़ते हैं। मेवाड़ वालों की करता हूं, मारवाड़ वालों के कर रखे हैं, सारे गवर्नर जनरल कर रखे हैं, फ्रांस के लुई 14, लुई 15 भी याद किए मैंने। तो जंग लगाना उस चीज पे, तो खुद के पूर्वज ही भूल गए। मैं कहता हूं आप तो 2 साल कमरे में बंद हो जाओ और खुद का नाम मत बताओ किसी को, और अचानक 2 साल बाद आपको पूछ लेना खुद का नाम का, मैं कौन हूं मैं? तो आप खुद का नाम भूल जाओगे। चीजें अभ्यास मांगती है। मैथ्स तो विशेष ज्ञान है, विशेष ज्ञान है तो विशेष अभ्यास मांगता है। आई बात समझ में? तो थोड़ा थोड़ा जीव लगे, ऐसे नहीं क्या भारी विपदा आई है सर, ऐसे यार यूं विपदाओं से क्या घबराना है। तो 34-35 में आपका बहादुर सा क्या कर देता है,
दोबारा दोबारा आक्रमण कर देता है। हाँ, इतने बुरे दिन आए अब। चलो, बहादुर शाह ने दोबारा आक्रमण कर दिया। दोबारा आक्रमण किया तो कर्मावती ने ये सब जानती थी। कर्मावती को इनको मैं, आप यूं मेरे वाली मैथ्स देखे, मैं ओरिजिनली मैथ्स का टीचर हूं, मेरी मैथ्स खूब दिनों तक पढ़ाई हुई है। मैंने ये फील्ड के अंदर इसमें इधर आरएस वाले में इधर आने के बाद जो मैथ्स वगैरह छोड़ी थी, तो मेरी मैथ्स वैसी भी अच्छी थी। 12th तक मैथ्स का स्टूडेंट और रहा था, फिर अच्छी थी। फिर बीएससी भी की थी, बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। फिर बाद में इधर में एनिमेशन वगैरह करने दूसरे तरफ ही चला गया था, तो बाद में वापस लौट के बीए की हुई है। तो बीए की तब मुझे पता चला कि मैं मैथ्स का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं हिस्ट्री का हूं। तो इधर आने के बाद, हाँ, एनिमेशन की लाइन क्यों चुनी? अरे जिंदगी में कई कई भटकाव आते हैं, क्यों छोड़ी? तो वो तो आया ही नहीं था। उधर तो मैं फेल हो गया था। तो जिंदगी के बहुत बुरे साल है। हम फर्स्ट ईयर पढ़ा करते थे, और एक कोई मेरे सीनियर थे, वो सीनियर भैया फिलोसॉफी की कोचिंग जाते सर के पास, बीकानेर पढ़ते, तो वो मेरे पास में रूम लेकर रहते, फिलोसॉफी कोचिंग जाते। 2007 की बात है, वसुंधरा गवर्नमेंट का लास्ट साल चल रहा था, 8 में चुनाव बने थे, तो 7 से 8 वाला लास्ट साल चल रहा था इनका, दिसंबर के आसपास की बात है। और एक दिन वो भैया मेरे पास आए, उन्होंने आके मुझे कहा कि हमारे वो जो फिलोसफी वाले सर है ना, उन्होंने कहा है कि वसुंधरा गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की है, और युवाओं को स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, युवाओं का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, और उन्हें प्राइवेट सेक्टर के अंदर अच्छी अच्छी नौकरियां दी जाएगी। तो एक उसके अंदर है एनिमेशन। तो एनिमेशन क्या होता, हम तो ये भी नहीं जानते थे। तो उसने कहा ये नहीं होते अपने कार्टून टॉम डिक हैरी? मैं कहा अच्छा, तो ये बनाने की वो सिखाएंगे। तो क्या करना है उसके लिए? तो उसके लिए एक एग्जाम देना पड़ेगा, और उस एग्जाम में जो पास होंगे उनको गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी, गवर्नमेंट सेलेक्ट करके उनको कोर्स करवाएगी, फिर गवर्नमेंट उनका प्लेसमेंट करेगी, और फिर नौकरी नौकरी। तो मैं कहो तो आप दे रहे हो? तो उन्होंने कहा हाँ मैं दूंगा एग्जाम। पर यार मेरे एक दिक्कत है, उस एग्जाम में जीके आएगी, और मुझे आ रही है जीके थोड़ी कम आती है, तो मैं क्या हेल्प कर सकता हूं? तो उन्होंने कहा तू भी फॉर्म भर दे साथ में, तो ये रोल नंबर आगे पीछे आएंगे, जैसे फॉर्म लगाएंगे वैसे वैसे रोल नंबर, और तू मेरे को जीके के 2-4 सवाल बता देना। तो मैंने कहा ठीक है भर दो आप। तो मेरे पास पैसे ही नहीं है फॉर्म भरने के, ये कि भाई मैं क्यों भरूं फॉर्म? उसने उनको 200-300 रुपए फीस बताई, तो उनका फॉर्म मैं भरूंगा, तो चिंता ही मत करना। तो मैं ठीक है भरिया हो, तो वो भैया फॉर्म भर के आए, आगे पीछे से रोल नंबर है। हालांकि इतनी सी जीके मेरे को आती थी, पर वो सिंपल सिंपल ही पूछते थे, देश के गृह मंत्री का नाम बताइए, उस टाइप के सवाल। पर 12th क्लास के बच्चों के लिए, आप साइंस बैकग्राउंड से आते हो, तो वो चीजें भी नहीं आती उन दिनों के अंदर, मुझे थोड़ी आती थी। तो मैंने उन भैया को 2-4 कोई सवाल बता दिए, को 2-4 ही बताए होंगे। टाबर होते हैं तो डर भी लगता है कि बताए, वो टीचर आगे खड़ा ही रहता है, ऊपर छाती पे खड़ा रहता है, देख लिया तो ये कर देंगे वो कर देंगे। तो एक आदमी किसी में उन्होंने पेपर धीरे से बी 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 सी, यूं 2-4 के अंदर कर दिया। फिर लास्ट के अंदर उसके अंदर थे कि कोई 3 चित्र बनाने थे, 2D और 3D के 3 चित्र बनाने थे। तो चित्र बनाने वाले टाइम मैंने उनको कहा भैया बना लिए चित्र? तो उनका नहीं नहीं पेपर तो हो ही गया, और मैंने कर दिया, मुझे भी आ रहे थे, तूने थोड़े और बता दिए, अपना सिलेक्शन वैसे हो जाएगा। उन्होंने वो पेंटिंग बनाई नहीं, मैंने वो 2-3 पेंटिंग बना दी। हालांकि मैं इतना वाहियात पेंटिंग बनाता हूँ, पर फिर भी यूं कर दिए। वो एक तो छोटी क्लासों में झोंपड़ी सी बनाते थे, उन्होंने कुछ ही कहा था कि यूं कुछ बना दीजिए, तो अपने एक तो झोंपड़ी बना दी, है ना, यूं गेट बना दिया, यहाँ से एक रास्ता बना दिया, यहाँ पर एक आदमी जाता हुआ दिखा दिया, यहाँ पे एक महिला बैठी है, तुम कब आओगे टाइप का, यूं ट्रकों के पीछे होता है ना, तो वैसे यूं बढ़ा दिए 1-2 मैंने चित्र उसमें। इधर पहाड़ बना दिए, सूरज निकल रहा है ना, मोर, जो जैसे बन सकता था वैसे बना दिए। अब लकीली उन भैया का हुआ ही नहीं, मेरा हो गया। तो अब छोटे टाबर होते हैं, उस टाइम किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन हो आपको खुशी मिलती है, तो बड़ा राजी हुआ, और मेरा सिलेक्शन हुआ सिलेक्शन हुआ। एक दो किन्हीं दोस्तों से पूछा, जो लोकल वाले बीकानेर के दोस्त थे, मगर मेरा एनिमेशन में सिलेक्शन हुआ। उनको एनिमेशन क्या बात करता, तेरा एनिमेशन हो गया? तो अपने को लगा यार बहुत बड़ी चीज होती है। मैंने पापा को फोन किया, मैं मेरा ना कोई एनिमेशन के अंदर सिलेक्शन हो गया यार, मैं जयपुर जाऊंगा और वहां जाके कोर्स करूंगा। पापा ने कहा होता क्या है? मैं ये ऐसे ऐसी चीजें होती है। पापा ने अपने साथ वाले टीचर्स वगैरह थे उनसे पूछा, उन्होंने कहा अरे आपके बेटे का एनिमेशन में हुआ। तो हमारे पूरे परिवार को लगा कि अब तो भयंकर वाली चीज। मैंने किसी एक आधे से और से पूछा कि ये नौकरी मिलेगी कहां, कहां जाएंगे? तो उसने कहा हॉलीवुड। तो अपने को लगा कि अपने नाम के आगे थोड़े दिनों बाद लगेगा राजवीर सिंह लॉस एंजल्स, बीकानेर टू एलए, अपने डायरेक्ट उधर की यात्रा करेंगे। अब उसकी फीस पता लगाई, तो का फीस 1.5 लाख रुपए 1 साल की। उस टाइम 1.5 लाख रुपए 1 साल की है ना, आपसे तो मतलब कोचिंग अब लेते हैं हम, वो देख लो 2008 की बातें हैं। और फिर भी मैंने पापा को फोन किया, पापा ने कहा यदि तू लॉस एंजल्स जाए तो अपने तो गांव वाला खेत बेच दे। 1.5 लाख क्यों, तेरे को 10 लाख करके दे। और घर वालों की 1.5 लाख फीस, अपने यहाँ पर आए, वो कोर्स करने लग गए, 1.5 लाख वो फीस के लेके, 1 लाख रुपए घर वालों के और लिए।
12-13 महीने वो चले यहाँ पर, 12-13 महीने चले, इतने तो हमने मंगा ही लिए होंगे, 8-10 हजार रुपए महीने के आते तो भी इतने आ जाया करते थे। यूं करके घर वालों के 2.5 लाख का हमने चुना लगाया बहुत ढंग से। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि अपने को इसमें कक्का ही नहीं आता, क्योंकि वो एनिमेशन पूरी तरीके से 2 चीजों पर टिका हुआ था। एक आपको कंप्यूटर का ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए, एक आपको इंग्लिश आनी चाहिए। मुझे दोनों ही नहीं आते थे। इंग्लिश, हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे, हमारा और इंग्लिश का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं आपस के अंदर। कंप्यूटर कभी मैंने तो चलाया ही नहीं था, मेरे आज भी नहीं आता, तो उस टाइम तो क्या ही आता होगा। तो अब वो दोनों ही नहीं आते। अब वो टीचर जो भी आते क्लास में वो इंग्लिश में बोलते, और वो बाद में कहते कंट्रोल जेड करो, तो अब हम देते कंट्रोल किधर है, जेड किधर है, वो उसमें बिठा भी देते। तो अब कंट्रोल कर देते तो जेड नहीं होता, जेड कर दिया तो कंट्रोल नहीं। उसने कहा दोनों एक साथ कीजिए, तो नहीं हुआ। तो धीरे धीरे आप थोड़े दिन तो हम क्लास में गए, बाद में हमें पता चला कि यार ये वाला समझ में नहीं आता। अब घर वालों को कह दे कि ये वाला समझ में नहीं आता, घर वाले जूते मारे। घर वालों को डर लगता था भयंकर, तो बंक मारने शुरू कर दिया, जाना उनके अंदर बंद किया। तो लास्ट में पेपर हुए, पेपर में फेल होने थे, हमें दिख ही रहा था, तो उसके अंदर फेल हो गए। फेल हो गए तो हमको 10 एक लोग थे जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ, बाकियों का तो प्लेसमेंट हो गया था। तो मैं वापस चला गया, मैंने जाकर भाई नहीं पार पड़ी मेरी, तो उधर प्लेसमेंट वगैरह तो मेरा नहीं हुआ। एक अच्छा हमारे लिए रहा कि 2008 में बहुत भयंकर रिसेशन आया था। 2008 में रिसेशन आ गया था, आर्थिक मंदी। तो मंदी आई थी, उस साल प्राइवेट नौकरियों ने फायर करने शुरू किए थे। तो यूं डेली सुनते कि टाटा ने इतने लोग निकाल दिए, इन्फोसिस ने इतने लोग निकाल दिए, फलानी कंपनी ने इतने लोग निकाल दिए। तो हमारे पास बहाना था, हमने जाकर इस बार रिसेशन थी तो उन्होंने प्लेसमेंट किए ही नहीं, तो उन्होंने आधों को लिया, आधों को तो छोड़ दिया। हालांकि मन ही मन हम जानते थे लखन नहीं थे अपने आधों में भी आने के लायक। तो फिर वापस जाके बाद में बीए में फॉर्म भरा था। तब भी मेरी खूब इच्छा थी कि भाई, तब तक बीएससी की डेट निकल चुकी थी, क्योंकि मैं दोबारा यदि बीएससी शुरू करता, बीच में गैप आया, एग्जाम नहीं दिए मैंने उधर बीएससी के, गैप आया हुआ था, तो मुझे लगा यार बीएससी का तो फॉर्म भरा नहीं जाएगा। तो मुझे किसी ने कहा तो बीए में मैथ्स ले सकता है, मैथ्स, एक मैथ्स, 2 सब्जेक्ट हिस्ट्री और पब्लिक टाइप के वैसे कोई सब्जेक्ट ले ले। पर वो फिर पता चला कि नहीं, वहां पर वो सीटें भी फुल थी मैथ्स की, पता नहीं ले नहीं सकते थे, ऐसा कुछ था। तो बाद में सिंपल जो ग्रेजुएशन होती है उधर ग्रेजुएशन में था हमारा। तो उधर तो बाद 2 1 साल यूं काटे, इतने में इधर ये वैकेंसी आई हुई थी, तो यहाँ दिलीप सर के पास आए। यहाँ आके सर के पास, सर को कहा कि भाई आरएस की तैयारी करनी है। सर ने कहा सब्जेक्ट क्या लोगे, अब अपने को ये भी नहीं पता क्या लेने होते हैं। तो हमने पूछा आप क्या पढ़ाते हो, सर ने कहा मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। हाँ हम हिस्ट्री लेंगे। तो सर ने कहा एक और लेना पड़ता है। अच्छा 2 लेने पड़ते हैं क्या, तो आप और भी पढ़ाते होंगे। सर ने कहा हम फिलोसफी पढ़ाता हूँ। हाँ हम फिलोसफी लेंगे। तो हमने 2 सब्जेक्ट ले लिए। हिस्ट्री जब सर से पढ़नी शुरू की तब समझ में आई बात, अपना वास्तविक जन्म इसी के लिए हुआ है। अपने मैथ्स में फालतू में माथा ही मार रहे थे। उससे पहले मैं घर पे, मेरे कोई फ्रेंड आ जाते उनको मैं मैथ्स पढ़ाता था। कोई आ जाता कि ले यार थोड़ी उस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, रेलवे दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, थोड़ी मैथ्स पढ़ा दूंगा, लो मैं पढ़ा देता हूँ। तो थोड़ी ना 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 ना, एसएससी वैसेसी कभी नहीं की। फिर इधर वाले एग्जाम दिए, ये दिए थे। तब साथ वाले कई कहा करते थे एसएससी दोन, ये दोन। पर यहाँ हम दिलीप सर द्वारा फिर गाइडेड मिसाइल थे पूरी। और सर का कहा हुआ था कि भाई केवल आरएस और आईएएस के अलावा बाकी फॉर्म अपने नहीं भरने। तो बाद में तो फॉर्म ही नहीं भरते थे। बीएड नहीं करनी तो नहीं करनी, तो मैं तो एमए नहीं करनी, तो हमने एमए नहीं की। तो मेरे तो एमए, मैं एक बार यूं ही कोई नेट का फॉर्म साथ वाले ने भर दिया था, उसके साथ में नेट का एग्जाम देने चला गया। मेरी नेट हो गई जेआरएफ, जेआरएफ होती है नेट में। अब मैं बड़ा राजी हुआ, मेरी जेआरएफ हो गई, जेआरएफ हो गई। तो किसी ने समझाया कि मांगते इसके लिए एमए चाहिए होती है बिना एमए के जेआरएफ नहीं मानी जाती। मैं को ये तो की नहीं। तो बाद में सर से मैंने दिन डरते डरते पूछा कि मैं एमए कर लूंगा। सर ने क्या करेगा आप एमए करके तुम। तो मैंने कहा सर मेरी नेट हो गई गलती से, जेआरएफ और हो गया उसके अंदर, और अब लोग कहते हैं इसकी तो वैल्यू ही नहीं है यदि तूने एमए नहीं की तो नेट होने के बाद में एमए की हुई। तो बाद में एमए की। फिर तब तक इधर वाले फील्ड में इतना घुसे हुए थे भयंकर तरीके से कि बाद में लगा कि चलो पीएचडी कर ले। तो अभी मैं 2 दिन बीच में गया हुआ था, मैंने कहा जोधपुर क्लास है, तो मेरी वो पीएचडी जोधपुर यूनिवर्सिटी से चल रही है वहां से, कि यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में सीटें नहीं निकली थी। 4 5 साल तक यहाँ वेट किया, उधर जोधपुर में सीटें निकली, उधर सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया तो मैंने वहां से फॉर्म भर दिया। मैं ठीक है यार वहां भी क्लास लेते हैं तो चले जाएंगे, रो जाएंगे। तो अभी जोधपुर में हिस्ट्री का सेमिनार और चल रहा था वहां 2 दिन का। तो मेरे मन में एक वो लालच भी था कि यार जोधपुर में हिस्ट्री की क्लास भी ले लेंगे, और वहाँ हिस्ट्री वाला सेमिनार भी चल रहा है, तो हिस्ट्री वाला सेमिनार भी 2 दिन जाके अटेंड कर लेंगे। तो बाद में तो और रास्ते खुल जाते हैं। पर बाद में तो अब मुझे लगता है कि यार हिस्ट्री मेरी ज्यादा अच्छी है। और एक जो किसी सब्जेक्ट के प्रति अपना विजन होता है वो बहुत अच्छा विजन होता है, वो अपना हिस्ट्री के प्रति बनता है। और किसी सब्जेक्ट के प्रति इतना क्लियर नहीं हो पाता जितना इस सब्जेक्ट के अंदर हो पाते हैं। पर फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, मैथ्स से मेरा जन्म जन्म का कोई नाता है। और मैं यदि पॉलिश करूं अब भी वापस, जैसे नहीं आती इतनी मैथ्स नहीं आती है, अब ठीक ठीक सामान्य सी मैथ्स आती है। आप अचानक मेरे को सवाल दोगे तो नहीं आएगा, पर कुछ बेसिक चीजें जो आपको हमेशा से आती है ना, वो अंदर घुस जाती है आपके, और वो हमेशा रहती है। फिर उनपे पॉलिश की आवश्यकता होती है। आपके साथ दिक्कत यह है कि आपकी वो बेसिक कमजोर थी और उसके बाद छूट गई आपकी। आप खुद देखो 10th के बाद में तो आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा। 10th तक भी कई बच्चों ने तो आपने में से सोचा होगा कि लास्ट है इस बार, है ना, जैसे तैसे करके पास कर ले, अगली साल से इसकी आवश्यकता तो
भाई हम 10th के बाद बच्चे राजी इस बात पर होते थे कि मैथ से पीछा छूट गया, 12th के बाद इस बात पे राजी होते थे कि इंग्लिश से पीछा छूट गया। ग्रामीण पृष्ठभूमि वालों के लिए दो दानों के समान लगते थे कि ना तो मैथ्स आती थी और ना इंग्लिश आया करती थी। थोड़ा थोड़ा पॉलिश करोगे चीजें आने लग जाएगी। तो आपके कर्मावती वाले टाइम में 34-35 में बहादुर शाह ने गुजरात पे दोबारा अटैक कर दिया। दोबारा अटैक किया तो कर्मावती को लगा पार नहीं पड़ेगी। फिर छोटी क्लासों की कहानी आप सुनते हो कि कर्मावती हुमायूं को राखी बेचती है। किसको राखी बेचती है? हुमायूं। तो वो हुमायूं को राखी 34-35 वाले आक्रमण में थी। याद रहेगी बात? देखो, रानी कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी। क्वीन कर्मावती सेंट राखी टू मुगल एम्परर हुमायूं। रानी कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी। क्वीन कर्मावती सेंट राखी टू मुगल एम्परर हुमायूं। रानी कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी। सेंट राखी टू मुगल एम्परर हुमायूं। सेंट राखी टू मुगल एम्परर हुमायूं तथा सहायता की मांग की। डिमांड एंड हेल्प, तथा सहायता की मांग की। एंड डिमांड एंड हेल्प। किसकी मांग की? सहायता की मांग की। सुनना, देख, लोकेशन देखना थोड़ी। जैसे ये अपना मान लो मेवाड़, राजस्थान में नीचे वाला हिस्सा मेवाड़। इस मेवाड़ के एक साइड में अपना पड़ा गुजरात। मेवाड़ की ये वाली साइड है, यहां पर आपका मालवा। ये पोजीशन। यहां पे मालवा से थोड़ा ऊपर निकलेंगे, यहां पर है ग्वालियर। मध्य प्रदेश में एक जगह ग्वालियर। अब कंडीशन ये कि बहादुर शाह राजा कहां का है? गुजरात। पर बहादुर शाह शक्तिशाली राजा था और बहादुर शाह ने मालवा पे भी कब्जा कर रखा था। बहादुर शाह गुजरात का राजा है, लेकिन उसने कब्जा कहां पर कर रखा है? मतलब गुजरात भी बहादुर शाह के पास और मालवा भी बहादुर शाह के पास। और अब वो कब्जा करने के लिए कहां पर आ रखा है? मेवाड़। कि यदि वो मेवाड़ जीत लेता तो फिर गुजरात भी उसका, मेवाड़ भी उसका, मालवा भी उसका। ये लोकेशन है। समझ में आई बात? रानी कर्मावती यहां पर शासन कर रही है। रानी कर्मावती किसको राखी भेज रही है? हुमायूं। और कहती तू हमारी सहायता कर। हुमायूं के पास राखी भेजी। हुमायूं वहां से आता नहीं आता, इतने में बहादुर शाह ने भी अपना एक लेटर हुमायूं के पास भेजा। किसने भेजा? बहादुर शाह ने। और बहादुर शाह ने हुमायूं को कहा कि मेवाड़ वाले तेरे से हेल्प लेने की कोशिश कर सकते हैं, पर भाई तू याद रखना अपने दोनों मुसलमान भाई है, इसलिए काफिरों की सहायता मत करना। और मैं यार इन हिंदुओं के खिलाफ लड़ रहा हूं, तू मेरा साथ दे। तो हुमायूं ने प्लान अपना किया कैंसिल। दोनों के कोई जवाब नहीं दिए। न तो उसने कुछ चित्तौड़ वालों का जवाब दिया, ना उसने गुजरात वालों का जवाब दिया। हुमायूं ने दिमाग लगाया अपना। हुमायूं ने दिमाग ये लगाया कि अपने बेटे ग्वालियर, ग्वालियर है मध्य प्रदेश में। बहादुर शाह कहां का राजा है? गुजरात। कब्जा कहां पे कर रखा है? मालवा। अभी अंग्रेज कहां पर हो रखा है? मेवाड़। कहां पे अंग्रेज है? तो भाई बहादुर शाह गुजरात का राजा है, अभी मेवाड़ में युद्ध कर रहा है और मालवा उसके पास है। इसका मतलब मालवा खाली है। हुमायूं यहां कब्जा कर लेते हैं। हुमायूं ने कहा कब्जा किया? उसने कहा लड़ो, तुम लड़ो आपस में, तुम राखियां वाखियां भेजो उधर, मैं तुम्हारे किस पे कब्जा करता हूं? मालवा। अब इधर मालवा पे किसका कब्जा हो गया? हुमायूं का। हुमायूं तो वो इधर कब्जा करके बैठ गया। इधर अब इन मेवाड़ वालों को पता चल गया कि अपने को किसी भी प्रकार की सहायता तो नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो बहादुर शाह से अकेले लड़ना पड़ेगा। बहादुर शाह की सेना ज्यादा, आपकी सेना कम, तो लड़ने का जो भी तरीका होगा वो तरीका क्या होगा? साका। तो चित्तौड़ का दूसरा साका होता है 1535। कब होता है? लिखो, 1535 ईस्वी में। इन 1535 एडी। 1535 ईस्वी में, इन 1535 एडी चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ। सेकंड साका ऑफ चित्तौड़ वाज हैपेंड। चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ। सेकंड साका ऑफ चित्तौड़ वाज हैपेंड। चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ। अच्छा, साके में क्या दो बातें होती है? एक होता है जौहर और एक होता है केसरी। देखो, रानी कर्मावती ने जौहर किया। क्वीन कर्मावती कमिटेड जौहर। रानी कर्मावती ने जौहर किया, क्वीन कर्मावती कमिटेड जौहर। रानी कर्मावती ने जौहर किया। जौहर का मतलब समझते हैं हम? अग्नि के अंदर बैठ के जल जाना। तो पहले, अब जब आपको फिक्स है कि हमें जौहर करना था, आपको पता है ना हम मरेंगे, तो आदमी को जो पता ही चल गया भाई इतनी देर बाद में अपने जौहर करना है, मतलब इतने दिन बाद में अपनी क्या है? मृत्यु। तो यूं मानते थे कि भाई मरने से पहले यदि आदमी दान पुण्य करके जाएगा तो उसे पुण्य मिलेंगे, इस बात के पुण्य मिलेंगे। तो रानियां जब जौहर वगैरह किया करती, पूरा विधि विधान से होता था। ये नहीं आग लगाई इनका सबको उतर जाओ ना, ऐसे नहीं हुआ करता। अब फिक्स है कि कल हम साका करेंगे,
कलम साका करेंगे तो आज पहले बाकायदा जौहर की तैयारियां की जाए, और जौहर हो जाएगा तब सारे आदमी केसरिए कपड़े पहन के केसरिए करने के लिए बाहर जाया करते। उससे पहले यज्ञ करवाते, रानियां स्नान वगैरह करके श्रृंगार करती पूरा एकदम, वो केसर वगैरह लगाने के वो सारे काम हुआ करते। उसके बाद विधि विधान से मंत्रों के साथ उस अग्नि में उतारा करते थे। तो ये पूरा निश्चित ही हुआ करता था भाई अपने को आज ये प्रोग्राम पूरे के पूरे करने हैं। तो जब आपको पता है आप ये काम करने वाले हो, तो फिर रानियां जो हुआ करती उनके पास जो भी धन दौलत हुआ करती वो बांटती, दान बांट के जाती उनकी। भाई मर रहे हैं तो अब क्या करेंगे अपने जो इस धन दौलत का। तो रानी कर्मावती ने यहाँ भी अपने धन दौलत की दान दिया। तो जमीन दान में देती है, उसके नाम पर जितनी भी जमीन थी वो जमीन अलग अलग लोगों को दान में देती है। तो दान पत्र जारी करते, कागज पे लिख के देने पड़ेंगे ना भाई, फलाने को ये दे रहा हूँ, फलाने को ये दे रहा हूँ, फलाने को ये दे रहा हूँ। तो पहले कागज पे कम लिखते, वो होते ताम्र पत्र, तांबे के पट्टे होते जिन पर राज्य की मोहर लगी होती कि मेवाड़ की रानी कर्मावती 1535 में जौहर कर रही है तथा इससे पहले फलाने आदमी को इतने बीघा जमीन वहां पर देके जा रही है। ऐसा एक ताम्र पत्र हमें भीलवाड़ा से मिलता है। भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है पुर, कौन सी जगह पड़ती है, वहां पुर से एक ताम्र पत्र मिला है, और उस ताम्र पत्र के अंदर ये बात लिखी हुई है कि रानी कर्मावती ने 1535 में जौहर करने से पहले फलाने आदमी को इतने बीघा जमीन का दान दिया था। अब इसे दो बातें पता चलती है कि जौहर करने वाली रानी का नाम क्या है, कर्मावती, और वो जौहर किस साल में हुआ है, 1535। तो कोई पूछेगा कर्मावती की जौहर की जानकारी कौन सा ताम्र पत्र देता है, याद रहेगी ना बात, लिख लो। पुर ताम्र पत्र से इस जौहर की जानकारी मिलती है। पुर कॉपर प्लेट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस जौहर। पुर ताम्र पत्र से इस जौहर की जानकारी मिलती है। पुर कॉपर प्लेट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस जौहर। पुर ताम्र, पुर भीलवाड़ा में जगह है ना, पुर ताम्र पत्र से इस जौहर की जानकारी मिलती है। पुर कॉपर प्लेट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस जौहर। पुर ताम्र पत्र से इस जौहर की जानकारी मिलती है। कौन से ताम्र पत्र से, पुर। अच्छा दो चीज होती है, एक होता है जौहर और एक क्या होता है, केसरिया। अच्छा केसरिया तो हमने पढ़ा गया राजा के नेतृत्व में होता है, रतन सिंह ने केसरिया किया, हमीर ने केसरिया किया, कानड़ देव ने केसरिया किया, ये पढ़ते हैं हम तो। अब यहाँ पे तो राजा तो कौन है, विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य में लखन हो तो कर्मावती को शासन ही क्यों संभालना पड़े। उल्टा ये था, किसी युद्ध से पहले विक्रमादित्य और विक्रमादित्य का एक छोटा भाई और था उदय सिंह, कौन थे, इन दोनों राजकुमारों को बूंदी भेज दिया गया था। बूंदी ननिहाल था। रानी कर्मावती खुद कहाँ की रानी थी, बूंदी की हाड़ी रानी थी, तो दोनों को ननिहाल भेज दिया कि इनको वहां भेजो और अपने यहाँ पर बाकी लोग संभालेंगे। अब कौन करे, तो कहा किले में कोई सीनियर आदमी हो उसको लीडरशिप दी जाए। सीनियर थे देवलिया के बाघ सिंह। देवलिया के, कल खानवा की वाली लिस्ट बनाई थी, उसमें एक बंदे का नाम पड़ा था, देखो देखे है क्या, देवलिया का बाघ सिंह लिखा हुआ, और उसके नाम के आगे स्टार लगाओ। खानवा की में एक लिस्ट है, और मैंने कहा था देवलिया मतलब प्रतापगढ़, है ना एक नाम। इसका मतलब है देवलिया के बाघ सिंह खानवा के में शहीद नहीं हुए, वो बचे हुए थे, तो उनको कहा भाई एक बार मरने का मौका और मिल रहा है आपको, और केसरिया में जिंदा रहने की संभावना भी नहीं है, पक्का वीर गति को प्राप्त हो गए। तो इस केसरिया को लीड करने वाला जो बंदा था वो कौन था, बाघ, बाघ सिंह। वरना तो लीड कौन करता था, राजा। और राजा को क्या बोलते थे, एकलिंग जी का दीवान। मेवाड़ के राजा को क्या बोलते, तो कहा आज दीवान जी तो है नहीं, आज तो देवलिया वाले को दीवान बनाया गया था, तो बाघ सिंह का नाम पड़ गया देवलिया दीवान। क्या नाम पड़ा भाई, मेवाड़ वाले दीवान जी तो कहाँ गए में, बूंदी गए में, विक्रमादित्य तो आए, तो आज तो कहाँ वाला दीवान बना था, देवलिया, तो बाघ सिंह का नाम ही पड़ा देवलिया दीवान। चित्तौड़ के किले में एक दरवाजा, उस दरवाजे का नाम है पांडुपोल। कौन सा दरवाजा, इस पांडुपोल पे बाघ सिंह लड़ाई करते हैं कि मैं इस दरवाजे के पास में रह के लड़ाई करूंगा। इस दरवाजे के पास में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो बाद में उनकी छतरी भी जो बनाई गई थी वो कहां पर बनाई गई थी, तो चित्तौड़ किले के पांडुपोल पे किसकी छतरी बनी हुई है, बाघ सिंह। कौन से साक्य में केसरी का लीड करते हैं, दूसरे साक्य में, और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, देवलिया दीवान, क्योंकि कहां के रहने वाले थे, देवलिया के। लिखो, देवलिया के बाघ सिंह ने केसरिया का नेतृत्व किया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ बाघ सिंह ऑफ देवलिया। देवलिया के बाघ सिंह ने केसरिया का नेतृत्व किया। बाघ सिंह ऑफ देवलिया अंडर लीडरशिप ऑफ बाघ सिंह ऑफ देवलिया, केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ बाघ सिंह ऑफ देवलिया। देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। इसे देवलिया दीवान भी कहा जाता है। ही इज ऑल्सो नोन एज देवलिया दीवान। देवलिया के थे ना, वह दीवान जी वाली भूमिका में आज वो थे, इसे देवलिया दीवान भी कहा जाता है। ही इज ऑल्सो नोन एज देवलिया दीवान।
लिखो बाघ सिंह की छतरी बराबर पांडुपोल, कोष्टक में चित्तौड़ लिख लेना। सेनेट ऑफ बाघ सिंह, बाघ सिंह की छतरी पांडुपोल, कौन से दरवाजे पे बनी हुई है? पांडुपोल। पोल, पोल का मतलब दरवाजा होता है ना, पोल का मतलब क्या होता है? दरवाजा। हिंदी में नाम होता तो होता पांडु दरवाजा, अपने राजस्थानी भाषा में दरवाजे को पोल बोलते हैं, इसलिए क्या नाम हो गया ये? पांडु पोल। कौन से किले के अंदर है? चलो अब देखना, वापस देखना एक बार। अब कंडीशन क्या हो गई? कंडीशन ये हो गई कि गुजरात का राजा कौन है? बहादुर शाह। बहादुर शाह ने कब्जा कहां पर कर लिया? मेवाड़। ये सब मर गए तो बहादुर शाह कब्जा हो गया, लेकिन उसके हाथ से निकल क्या गया? अब मालवा में किसका कब्जा है? हुमायूं। और गुजरात और मेवाड़ पर किसका कब्जा है? बहादुर शाह। अब हुमायूं ने दिमाग लगाया, हुमायूं ने दिमाग लगाया कि आजकल बहादुर शाह कहां पर बैठा हुआ है? मेवाड़। उसको लगा अपने गुजरात पर अटैक कर ले, गुजरात खाली है। तो अब बहादुर शाह को चिंता हुई, बहादुर शाह को लगा यार अपने ओरिजिनली कहां के हैं? गुजरात के। मालवा और मेवाड़ पे तो अपना कब्जा था, मालवा वाला कब्जा छूट गया, और अब कब्जा करके कहां पर बैठे हुए? मेवाड़। तो उसे लगा यार यदि हुमायूं गुजरात की तरफ चला गया तो अपने मर जाएंगे, और अपने मेवाड़ बैठे बैठे क्या करेंगे? तो बेचारा मेवाड़ खाली करता है, मेवाड़ खाली करके वापस कहां भाग जाता है? गुजरात। और वो अपने बंदे छोड़ जाता है मेवाड़ में, तुम संभालो एक बार। तो बहादुर शाह के बंदे यहां पर बैठे हैं, बहादुर शाह वापस कहां पे चला गया? गुजरात। हुमायूं को समाचार मिले कि बहादुर शाह कहां चला गया? गुजरात। हुमायूं यहां से चला गया दिल्ली। उन्होंने कहा छोड़ो, मालवा तो मिल ही गया, क्यों टेंशन लेनी। तब मालवा किसके पास में? हुमायूं। बहादुर शाह वापस कहां जाके बैठा हुआ है? गुजरात। और बहादुर शाह के बंदे कहां पर बैठे हुए? मेवाड़। इतने में गुजरात के नीचे वाली तरफ में अपने अरब सागर लगता है, ये पूरा इधर अरब सागर, यहां पर दो छोटे छोटे टापू पड़ते हैं, दमन और दीव। कौन से टापू है? महाराष्ट्र गुजरात के बीच दमन, दीव, दादरा नगर हवेली पढ़ते हो आप, तो दमन और दीव। दमन और दीव पे कब्जा कर रखा पुर्तगालियों ने। किसने कर रखा? 1498 में वास्को डिगामा भारत आ गया था, और अब ये देख लो 1535 के आसपास की बात है, तो उनको आए हुए यहां पर 35 एक साल हो गए, तो उन्होंने दमन दीव पर कब्जा कर रखा है। और वहां पे टैक्स को लेके बहादुर सागर पुर्तगालियों के बीच में टसल चल रही है। पुर्तगाली कह रहे हैं हम इतना ही टैक्स देंगे, बहादुर शाह कहना मेरा इलाका है, मैं यहाँ पे ज्यादा टैक्स लूंगा, इस बात को लेकर लफड़ा चले इनके बीच। तो पुर्तगालियों ने बहादुर शाह को कहा कि भाई बहादुर शाह तू एक बार दमन दी वहां बैठ के बातचीत कर लेना यार, कितने टैक्स लेने कितने नहीं, दिल्ली दिल्ली की क्या लड़ाई है। तो बहादुर शाह टैक्स की बात करने के लिए पुर्तगालियों से कहां पर गया? दमन दीव। किससे बात करने के लिए? पुर्तगालियों का जो कमांडर था उसने बहादुर शाह कहा कि चलो अरब सागर में एक नाव में बैठ के सवारी करते हैं, और चलते चलते अपने बातचीत कर लेंगे। तो नाव में बैठे कि भाई नाव पार्टी कर लेते, अपने बोट पार्टी होगी, और बैठे बैठे बातचीत कर लेंगे। अब बातचीत करते करते एकदम अरब सागर के बीच में लेके गए, वहां ले जाके बहादुर शाह को फेंक दिया। तो हिस्ट्री का फेमस क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने भारत के कौन से राजा को अरब सागर में फेंक दिया था? इस बार कॉलेज लेक्चर का एग्जाम था हिस्ट्री का, उसमें क्वेश्चन था कि भारत के कौन से राजा को पुर्तगालियों ने अरब सागर में समुद्र में फेंक दिया था, तो कौन सा राजा था? अब मेवाड़ वालों को पता चला कि यार बहादुर शाह को तो पुर्तगालियों ने मार दिया, तो मेवाड़ वालों में जोश आया, बहादुर शाह के जो बंदे बैठे थे उनको मार दिया इन्होंने, और वापस मेवाड़ पर अपने क्या कर लिया? कब्जा। पर अब मेवाड़ वालों की दिक्कत कि बहादुर शाह तो मर गया, तो बहादुर शाह की तरफ से तो आक्रमण का खतरा नहीं, बहादुर शाह के आदमी भी मार दिए, दोबारा आपने अपना मेवाड़ पर कब्जा भी कर लिया, पर मेवाड़ का राजा कौन हो? तो कहा विक्रमादित्य है ना। तो कहा विक्रमादित्य में लखन होते तो पहले ही क्यों इतनी जरूरत पड़ती बहादुर शाह वाले आक्रमण की? तो क्या किया जाए? तो कहा विक्रमादित्य से जो छोटा राजकुमार है कर्मावती का एक और जो बेटा, उसको बना दो उदय सिंह। कौन था? पर कहा नहीं यार, चार ट्रेजेडी एक साथ है, खानवा हारे हैं, सांगा की डेथ हुई है, रतन सिंह की डेथ हुई है, कर्मावती वाली डेथ हो गई, चार झटके लगातार लगे। मतलब 1527 से 1535 आप चार युद्ध लड़ गए। युद्ध जैसी स्थिति है, सांगा का मरना ट्रेजेडी है अपने आप में, रतन सिंह मारा गया उधर आपका, आप इधर कर्मावती मारी जाती है। तो यार एक बार उदय सिंह को मत दो, विकट स्थितियां हैं, और थोड़े किसी दूसरे बंदे को थोड़े दिन तक बीच में डील करे, और थोड़े दिनों बाद में उदय सिंह को अपने यहाँ का राजा बना देंगे। तो बीच में कुछ दिनों के लिए किसी को मेवाड़ का प्रशासक बना दो। क्या बना दो? कुछ दिनों तक कुछ संभाले, कार्यवाहक। कार्यवाहक होता है कि भाई मुख्यमंत्री अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे, तब तक किसी को क्या बना दिया जाए? कार्यवाहक मुख्यमंत्री। तो किसको बनाया जाए? साके में सारे मर गए, डंके डंके लोग तो मर गए, अब संभाले कौन? तो था उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था एक बनवीर। क्या नाम था? तो कहा यार बनवीर को बना दो। किसको बना दो? कब तक बना दो? जब तक उदय सिंह को राजा नहीं बनाए। किसको राजा नहीं बनाए? तो मेवाड़ का प्रशासक किसको बनाया गया? लिखो, बनवीर को मेवाड़ का प्रशासक बनाया गया। लाइन छोड़ के लिखना, बनवीर को मेवाड़ का प्रशासक बनाया गया। बनवीर वॉज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मेवाड़।
मेवाड़ वालों ने बनाया ना। बहादुर शाह भाग गया वापस यहां से, मर गया वो, पुर्तगालियों ने मार दिया उसको। बनवीर को मेवाड़ का प्रशासक बनाया गया। बनवीर वॉज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मेवाड़। बनवीर को मेवाड़ का प्रशासक बनाया गया। बनवीर वॉज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मेवाड़। बनवीर को मेवाड़ का क्या बनाया गया? प्रशासक। कौन था बनवीर? तो लिख लो, यह उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था। यह उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था। He was son of concubine of flying prince पृथ्वीराज। यह उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था। He was son of concubine of flying prince पृथ्वीराज। He was son of concubine of flying prince पृथ्वीराज। यह उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था। अब वो सीट पे बैठा हुआ है, अब मजे आए उसको सीट पे, राजा वाली गद्दी पे, तो राजा का फील तो ले अगला बंदा, और उसे लगता है यार कब तक इस सीट पे बैठे रहना है, कि जब तक उदय सिंह को ये राजा नहीं बना दे। और उसको लगता है कि यार ये उदय सिंह को कभी भी बना सकते हैं, ये कहेंगे स्थिति ठीक हो गई, और राजा किसको बनाते हैं? उदय सिंह। एक दिन उसके मन में आया, यदि उदय सिंह को मार दें तो फिर तो अपने ही बनेंगे। पर तभी उसके दिल से वापस आवाज आएगी, नहीं यार, यदि उदय सिंह को मार भी दिया तो मेवाड़ वाले विक्रमादित्य को बना देंगे। पर विक्रमादित्य में कितने ही लखन नहीं हो, पर सांगा का बेटा तो है, और मेवाड़ वाले कह देंगे टेढ़ा है पर मेरा है, ये इसको बनाया जाएगा। तो चलेगा मैं विक्रमादित्य को भी मार दूं तो अब दो ही ऑप्शन है मेवाड़ वालों के पास, सांगा के दो ही बेटे जिंदा है, विक्रमादित्य और उदय सिंह, दोनों को मार दूंगा, उसके बाद इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा, फिर तो इनको राजा मुझे मानना ही पड़ेगा। तो विक्रमादित्य को मार देता। लिखो, बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। बनवीर मर्डर्ड विक्रमादित्य। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। बनवीर मर्डर्ड विक्रमादित्य। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। वह उदय सिंह को भी मारना चाहता था। He also wanted to kill उदय सिंह। वह उदय सिंह को भी मारना चाहता था। He also wanted to kill उदय सिंह। वह उदय सिंह को भी मारना चाहता था। He also wanted to kill उदय सिंह। बचपन की कहानी फिर आप सुनते हो। वो महान महिला थे पन्ना धाय। कौन थे? पन्ना धाय। सुनना, देखो एक बात और सुनो। धाय, धाय का मतलब होता है बच्चों को पालने वाली महिलाएं, है ना। जैसे हम पढ़ते हैं कि फिरोजा की धाय माँ गुलविहिस्त, पढ़ते हैं ना। तो वे महिलाएं जो बच्चों को पाला करती थी उनको क्या बोला करते थे? धाय। पर रानियों के जो बच्चे होंगे तो रानी नहीं संभालेगी उनको, उनको संभालने के लिए अलग महिलाएं होगी। तो वही महिलाएं जो रानियों के बच्चे राजकुमार संभाला करती थी उन महिलाओं को क्या बोलते? धायमा। तो कर्मावती के बेटा था उदय सिंह, और उदय सिंह की जो दाहिमा जिनको बनाया गया था उनका नाम था पन्ना। क्या नाम था? तो नाम तो पन्ना ही है इनका, दाहिमा थे इसलिए नाम क्या क्या जुड़ गया वो, पन्ना धाय जुड़ गया। तो ये उदय सिंह को संभाला करते थे। आप यूं मान लीजिए कि आज जो महिलाएं जॉब करती है उनके बच्चे भी तो वर्किंग वुमन हो, शहर में रहे, जॉइंट फैमिली नहीं हो, तो बच्चे संभालने के लिए क्रेच वगैरह बने होते हैं, आया वगैरह किसी मेड को रखना ही पड़ता है, वो संभालती है, वो दाहिमा ही है। वो अपने आप में क्या है? दाहिमा। आप इस बात को यूं समझिए कि भगवान कृष्ण की मम्मी का नाम देवकी था, पर उनको संभालने वाले तो यशोदा है, तो यशोदा भगवान कृष्ण के क्या है? दाहिमा है। तो वैसे वैसे उदय सिंह की दाहिमा कौन है? पन्ना। और कर्मावती जब जोहर कर रही थी तो पन्ना को कह के गई थी कि पन्ना इतने दिन तक तो तू तो दाहिमा थी और मैं थी इसकी माँ, अब मैं तो मर रही हूं, तो दाहिमा भी तू तो माँ तू, अब तू ही संभालना इसको जो करना है। तो पन्ना दाई को लगता था भाई उदय सिंह के लिए मैं ही हूं सब कुछ। इधर बनवीर विक्रमादित्य को मारता है। ये समाचार जैसे ही मिला तो एक नौकर को पता चलता है इस बात का। नौकर बेचारा भाग के और पन्ना के पास जाता है और उसने कहा कि मां पन्ना, बनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया और अब नंगी तलवार लेके उदय सिंह को मारने के लिए इधर आ रहा है। और उस बेचारी को लगा गया अरे उदय सिंह को मार देगा तो संगा का बेटा ही है, तो अगला राजा बनाना है, उदय सिंह को मारने का मतलब है कि मेवाड़ को अगला राजा संगा का बेटा तो नहीं मिलेगा। और उसे लगा कि नहीं, ये राष्ट्र के साथ गद्दारी है। उदय सिंह केवल मैं इसकी दाहिमा नहीं हूं, उदय सिंह मेवाड़ का राजा है और राजा का बचा रहना जरूरी होता है। उस समय राजा का मतलब ही राष्ट्र हुआ करता था। और उसे लगा कि कर्मावती मुझे जाते जाते कह के गई थी कि अब मैं इसकी मां हूं और मैं इसकी दाहिमा हूं। यदि आज उदय सिंह मरता है तो मैं कर्मावती के ऊपर जाके क्या जवाब दे पाऊंगी कि तेरा बेटा मेरे को संभलवा के गई थी और मैं उसको संभाल नहीं पाई और मेरे आंखों के सामने बनवीर उसको काट के चला गया। उसे लगा कि देश को बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ, उसे और कुछ भी दिमाग में नहीं आया। उसे लगा भाग जाए यहाँ से, पर भाग के जाए कहाँ, कितनी दूर तक जा पाएंगे, बनवीर पीछा करके मार देगा। उसका खुद का बेटा था चंदन। खुद का बेटा कौन था?
और जल्दी से चंदन को राजकुमारों वाले कपड़े पहनाती है और वहां पर सुला देती है, ऊपर कपड़ा उपड़ा डाल देती है। उधर से गुस्से में बनवीर आया, उसने आते, कहा है वो उदय सिंह, कहाँ छुपा रखा, बताओ उसको। उसने कई देर तक तो उसके सामने वैसे नाटक किए कि क्यों मार रहा है, क्या मिल जाएगा तुझे, हम यहां से चले जाएंगे, वापस बूंदी चले जाएंगे, लौट के कभी मेवाड़ नहीं आएंगे, मत मार तू उसको। बनवीर गुस्से में था, उसने कहा बता रही है तेरे को और मारूं मैं। तो उसने गुस्से में वापस कहा ये सो रहा है, ये मार दे इसे, इसको मार के यदि राज मिलता तो आज का आज राज ले ले तू तो। उसने कपड़ा उगाड़ा ही नहीं, उसने कपड़े समेत उसमें 3-4 मारे, चंदन को मार गया। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा कोई माँ अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने टुकड़े टुकड़े करवा दे, ऐसा केवल पन्ना कर पाई थी। ना भूतों ना भविष्य थी, पन्ना जैसी महिलाएं ना पैदा होगी ना पैदा हो पाई थी। इसलिए आज भी जब स्वामी भक्ति की बात की जाती है तो हमारे सामने सबसे पहले जो चेहरा नजर आता है वो चेहरा किसका है? पन्ना का। कि पन्ना दाई ने अपना बेटा मरवा दिया था केवल इस बात के लिए कि देश बचाना जरूरी है। इसलिए मेरी उस बात को मैं और स्ट्रांगली कहता हूं हमेशा कि राजस्थान वीरांगनाओं की धरती है। वरना दुनिया के किसी भी हिस्से में इस प्रकार के किस्से बताइए कि माएं बहनें और पत्नियां इस कदर मजबूत रही होगी कि अपने आंखों के सामने अपने बेटे कटवा दिया करती थी, अपने आंखों के सामने अपने बेटों को युद्ध में लड़ने के लिए भेजती तो उनके तिलक कर दिया करती होगी। कोई बहन अपने भाई को कहती होगी कि मर जाना लेकिन वापस लौट के मत आना। कोई पत्नी अपने पति को कहती होगी कि तुम मर जाओगे तो मैं सती हो जाऊंगी लेकिन घर की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा केवल और केवल कौन कर पाई थी? राजस्थान की वीरांगनाएं कर पाई थी। तो पन्ना वो महिला तो याद रखी जानी चाहिए हमेशा। लिखो, पन्ना धाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया। पन्ना धाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया। पन्ना धाई प्रोटेक्टेड उदय सिंह बाय सैक्रिफाइंग हर सन चंदन। पन्ना धाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया। पन्ना धाई प्रोटेक्टेड उदय सिंह बाय सैक्रिफाइंग हर सन चंदन। अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया। पन्ना धाई प्रोटेक्टेड उदय सिंह बाय सैक्रिफाइंग हर सन चंदन। अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर किसको बचाया? उदय सिंह। उदय सिंह को बचाती, किसका बलिदान देकर? चंदन का बलिदान। किसको बचा लेती है? उदय। अब बनवीर तो मार काट के चला गया वहां से। शाम का सा टाइम था, धुंधल का सा छा रहा था, उस टाइम की वो बात हुई थी। पन्ना धाई उसके जाते हाथों हाथ चंदन की लाश लेके और उदय सिंह को साथ लेके वहां से निकलती है। आगे कहीं नदी किनारे वो दोनों चंदन का अंतिम संस्कार करते हैं। वहां से पन्ना अब उदय सिंह को लेके निकलती है। वहां से पन्ना आती है टोडा। कहां पर आती है? टोंक में अपने टोडा इधर आती है, इस साइड के अंदर आती है, टोडा आती है। और टोडा के राजा को कहती है कि ये घटना हो गई, हमें शरण दे, अंदर रहने की जगह दे तू। वो डर गया, उसे लगा यार कल को शरण दे दी बनवीर मार देगा। तो उसने कहा बहन पन्ना, घोड़े ले, रुपए पैसे ले, शरण नहीं दे सकता। तो उसने यहां से घोड़े वगैरह दिए, इनको धन वगैरह दिया, इनको यहां से निकाला। तो यहां से पन्ना उदय सिंह को लेके जाती है डूंगरपुर। कहां जाती है? डूंगरपुर। डूंगरपुर के राजा को कहती है कि तू हमें अंदर आने की शरण दे दे, ये घटना हो गई हमारे साथ। डूंगरपुर के राजा को फिर डर लगता है। उसे लगता है कि यार हम मैंने कुछ कर दिया तो ये मेवाड़ वाले मेरे पे हमला करेंगे। अब बनवीर राजा, बस जैसे ही पता चला विक्रमादित्य और उदय सिंह मर गए तो अब राजा कौन बना बैठा है? बनवीर। और कोई ऑप्शन नहीं मेवाड़ वालों के पास। तो उसने भी पन्ना को कहा कि नहीं तेरे को और कुछ चाहिए हमसे ले जा, अंदर तो नहीं आने देंगे हम तेरे को। अब पन्ना को लगा कि जाए कहां। फिर उसे लगा कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी है? कुंभलगढ़। जब भी संकट आए तो कहां जाना चाहिए? कुंभलगढ़। वो छुपती छुपाती कुंभलगढ़ पहुंचती है। उन दिनों कुंभलगढ़ किला जिस बंदे को दिया हुआ था उस बंदे का नाम था आशा देवपुरा। उस बंदे का नाम क्या था? आशा देवपुरा जाति है। कुंभलगढ़ के आसपास में देवपुरा जाति के लोग खूब सारे रहते हैं। आप पढ़ोगे आगे राजस्थान की पॉलिटी में, राजस्थान के एक सीएम बने थे हीरालाल देवपुरा। राजस्थान के सबसे कम समय तक कोई सीएम रहे थे तो वो कौन थे? हीरालाल वो कुंभलगढ़ के थे, हीरालाल देवपुरा। तो वहां आशा नाम का एक आदमी पुरुष है और देवपुरा जाती है, वो उस किले को संभालता है। पन्ना गई आशा देवपुरा के पास और उसने आशा देवपुरा को जागा। आशा देवपुरा विक्रमादित्य को मार दिया गया। बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए आया था लेकिन मैंने मेरे बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया। पर अब तू हमें रख, और कोई हमारे पास इलाज बचाने। आशा देवपुरा डरा, उसने कहा मां पन्ना, मेवाड़ के अंदर बनवीर से दुश्मनी कौन ले? जल में रहकर मगर से बेर। जो बनवीर विक्रमादित्य और उदय सिंह को मार सकता है या मारने की कोशिश कर सकता है, मुझे छोड़ देगा तुझे लगता है? तो उसने कहा और तरीका क्या? यहां नहीं आने देगा तो कहां जाएंगे, और मर जाएगा तो मर जाएगा, बाद की बाद में देखेंगे, अंदर तो आने दे। उसने कहा है बेवकूफी में और कॉन्फिडेंस में पतला सा फर्क होता है, वो ज्यादा अंतर होता नहीं। इतना कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे के अंदर, ये बेवकूफी होगी। मैं मेरे पैरों पे क्यों कुल्हाड़ी मारूं? अब उनके अंदर आपस में वाद विवाद हो। पन्ना कहे के अंदर आने दे आशा देवपुरा, उनको अंदर आने नहीं दे। ये बात आशा देवपुरा की मां को पता चलती है।
आशा देवपुरा की मां बाहर आती है, वो आके आशा देवपुरा को दिखाती है कि लिचड़, इस दिन के लिए तेरे को लेके 9 महीने तक बाहर मरी थी। ये कुंभलगढ़ का किला हमें राणा सांगा रक्षा करने के लिए दे के गए थे, और आज राणा सांगा का खुद का बेटा उदय सिंह बाहर खड़ा खड़ा भीख मांग रहा है कि अंदर आने दो, तू मना कैसे कर सकता है? शर्म नहीं आती तुझे? अच्छा होता तू पैदा ही नहीं होता। दो चार इस प्रकार के डायलॉग दिए तो आशा देवपुरा ने कहा कि सॉरी मम्मी। उसने पन्ना दाहे को कहा कि अंदर आ जाओ, तो बाद में कुंभलगढ़ में कौन शरण देता है इनको? ऐसी माए बहादुर माए थी। तो आशा देवपुरा की मां नहीं होती तो उस दिन पन्ना दाहे नहीं बच पाती। आला उदल की मां नहीं होती तो हम आला उदल के किस्से भी नहीं सुन पाते। तो लिखो, आशा देवपुरा ने पन्ना दहाई तथा उदय सिंह को कुंभलगढ़ में शरण दी। आशा देवपुरा gave shelter to Panna Dhai and Uday Singh in कुंभलगढ़ फोर्ट। आशा देवपुरा ने पन्ना धाय तथा उदय सिंह को कुंभलगढ़ में शरण दी। बैठ बैठ आराम से बैठ। आशा देवपुरा gave shelter to पन्ना धाय and उदय सिंह in कुंभलगढ़ फोर्ट। आशा देवपुरा ने पन्ना धाय तथा उदय सिंह को कुंभलगढ़ में शरण दी। कहां पर शरण दी? कुंभलगढ़। किसने? आशा देवपुरा। किस किस को? पन्ना धाय और उदय सिंह। आगे लिखो, उदय सिंह। अगला राजा लिख लो ना। अगला राजा कौन है? उदय सिंह। अब भाई कई दिन तक तो ये लोग चुपचाप बैठे रहे, साल भर तक तो इन्होंने कोई खुड़का ही नहीं किया, एकदम चुपचाप। तब तक पूरे चारों तरफ ये मैसेज गया हुआ कि दोनों मर गए, विक्रमादित्य भी मर गया और उदय सिंह भी मर गया, और पन्ना धाय चंदन को लेके वापस अपने बूंदी चली गई। वो बूंदी की थी, कर्मावती की साथ ही आई हुई थी भाई। कर्मावती बूंदी की थी तो पन्ना धाय भी कहां की थी? बूंदी। और वो इधर उसके साथ में राजकुमार को संभालने के लिए आई हुई थी, तो वापस वो अपने पीहर ही चली गई, उधर चली गई, अपनी बूंदी चली गई। तो अब मेवाड़ में राजा कौन बना बैठा है? बनवीर। थोड़े दिनों बाद में अब पन्ना धाय, आशा देवपुरा इन्होंने प्लान किया, और मेवाड़ के जो मुख्य मुख्य सामंत थे, सलुम्बर वाले रहे थे, इनके पास मैसेज करने शुरू किए कि कुंभलगढ़ आके मिलो, इनके पास समाचार भिजवाए। तो बड़े बड़े सामंत आए तो इनको आगे कहा, तेरा शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारा राजा बनवीर बना बैठा है, बनवीर को तुम अपना राजा मानते हो, तो उनका तो इलाज क्या है? संगा के तो बेटे मर गए, भोजराज जी पहले ही मर गए थे, रतन सिंह जी बाद में सूरजमल वाली लड़ाई के अंदर मर गए थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों को बनवीर ने मार दिया। तो कहा उदय सिंह मरा नहीं है, उदय सिंह जिंदा है। कहाँ है उदय सिंह? तो उदय सिंह को पेश किया, गेरा उदय सिंह। पर उदय सिंह के साथ में समस्या दूसरी। उदय सिंह बचपन से अपने ननिहाल के अंदर रहा था, इसलिए उदय सिंह को मेवाड़ वाले पहचानते ही नहीं थे। तो मेवाड़ वाले हंसे वो सामंत, उनका पन्ना हमें मिले तेरे को मजाक करने के लिए, और हम सब जानते हैं ये तेरा बेटा चंदन है, और अब तेरे मन में पाप है और तू किसको राजा बनाना चाहती है? चंदन। तू चंदन को राजा बनाना चाहती। तो पन्ना धाय ने कहा बात तो तुम्हारी सही है, इस प्रकार के धोखे किए जाते हैं, तो हो सकता है मैं भी धोखा करूं और उदय सिंह की जगह चंदन को पेश करके चंदन को राजा बनवाना चाहूं। तुम इसको नहीं जानते, इस बात को मैं जानती हूँ, पर इसके ननिहाल वाले बूंदी वाले तो जानते हैं इसको। हाँ बूंदी वाले तो जानेंगे, तो बुला लो बूंदी वालों। तो बूंदी वालों को मैसेज किया कि चुपचाप कुंभलगढ़ आओ। देखे बूंदी से दो चार आदमी बुलाए, उनके सामने उदय सिंह को पेश किया कि इसको जानते हो क्या? उनका हाँ हाँ, ये तो हमारे बड़ा भांजा है। उदय सिंह कहाँ था तू इतने दिन? उसने कहा मैं हूं, ये कुंभलगढ़ है, पहाड़ी कर रहा था मैं इधर। तो उनको पता चला कि वो उदय सिंह तो जिंदा है। अब जब सबको क्लियर हो गया कि ये कौन है, उदय सिंह, तो कहा कि भाई अब अपने बनवीर को राजा क्यों माने, अब अपना राजा कौन होना चाहिए? उदय सिंह। तो कुंभलगढ़ के अंदर ही उदय सिंह को राजा घोषित कर दिया। कहां पर राजा घोषित कर दिया? 1537 में। कब घोषित कर दिया? 1500 से। पर दिक्कत ये, चित्तौड़गढ़ में बनवीर बैठा, और बनवीर भी चित्तौड़गढ़ का राजा बने बैठा है, और जब वो राजा बना बैठा था तो कुछ लोग उसके पक्ष में भी होंगे। जिनको सत्ता की मलाई मिलेगी वो सत्ता की तरफ जाएंगे, जिनको नहीं मिलेगी वही विपक्ष के अंदर आएंगे। तो कुछ लोग जिनको बनवीर ओबलाइज कर रहा था वो बनवीर के पक्ष में। अब मेवाड़ में दो राजा बने बैठे हैं। कुंभलगढ़ के अंदर तो कौन बना बैठा है? उदय सिंह। चित्तौड़ में कौन बैठा है? लेकिन जब तक आप चित्तौड़ पे कब्जा नहीं करो, किस बात का राणा जी? मेवाड़ की राजधानी तो कौन सी है? चित्तौड़। तो बाद में उदय सिंह यहाँ पर अपनी सेना वेना इकट्ठी करते हैं। 1540 में बनवीर और उदय सिंह के बीच में उदयपुर में युद्ध होता है, मावली का युद्ध। कौन सा होता है?
मावली के युद्ध के अंदर वो बनवीर को हराते हैं और हरा के बाद में कहां पर कब्जा कर लेते हैं? चित्तौड़। और बनवीर यहां से भाग जाता है महाराष्ट्र। कहां भाग जाता है? उसके बाद का बनवीर का इतिहास कुछ भी पता नहीं कि क्या हुआ उसके साथ और क्या नहीं हुआ, वो महाराष्ट्र की तरफ भाग गया था। तो 37 से 40 के बीच में 3 साल तक तो वो कहां पर बैठे रहे? कुंभलगढ़। और 40 में बाद में कहां पर चले जाते हैं? चित्तौड़। देखो मावली का युद्ध। बैटल ऑफ मावली। मावली कहां पड़ता है? उदयपुर। मावली का युद्ध, बैटल ऑफ मावली। बताऊंगा, रुक एक बार, थोड़ी देर वेट कर, कल बताऊंगा, आज आज मन में रख तू। देखो इस युद्ध में उदय सिंह ने बनवीर को हरा दिया। उदय सिंह डिफीटेड बनवीर इन दिस बैटल। इस युद्ध में उदय सिंह ने बनवीर को हरा दिया। उदय सिंह डिफीटेड बनवीर इन दिस बैटल। इस युद्ध में उदय सिंह ने बनवीर को हरा दिया। उदय सिंह डिफीटेड इन दिस बनवीर इन दिस बैटल। तथा चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया। तथा चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया एंड कैप्चर्ड चित्तौड़गढ़। तथा चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया एंड कैप्चर्ड चित्तौड़गढ़। कहां पर अधिकार कर लिया? चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया। अब आराम से चित्तौड़गढ़ रह रहे हैं। इतने में आ गया 1559। क्या आ गया? और 1559 में उदय सिंह के पोता हुआ। क्या हुआ? पोता। तो बड़े खुश हुए, राणा उदय सिंह के यार पोता हुआ है। तो इस खुशी के अंदर वो नागदा एकलिंग जी के धोख लगाने के लिए गए। घर में कोई खुशी हो तो देवताओं के तो जाए, और मेवाड़ वालों का सबसे बड़ा देवता कौन? एकलिंग जी। एकलिंग जी कहां विराज रहे हैं? नागदा। और मेवाड़ के राजा खुद को किसका दीवान मानते थे? एकलिंग जी का। तो दीवान जी एकलिंग जी के धोख लगाने के लिए कहां पे गए? नागदा। कब? क्योंकि पोता कब हुआ? 1559। तो उनके जब नागदा धोख लगाने के लिए गए तो धोख वोख लगाई, पूजा की, फिर यार थोड़े दिन इधर शिकार विकार खेलते हैं, तो वहां नागदा के आसपास शिकार खेलने शुरू किए। तो वहां एक जगह बड़ी पसंद आई, पहाड़ों के बीचों बीच एक जगह, चारों तरफ पहाड़, बीच के अंदर समतल एकदम मैदान पड़ा, और उनको लगा कि यार यहाँ पर एक नया शहर बसाना चाहिए। वो शहर बसाया गया उदयपुर। क्या बसाया गया? तो उदयपुर की स्थापना किस साल की गई? 1559। सिरोही की स्थापना किस साल हुई? 1425। अजमेर की स्थापना किस साल हुई? 1113। लिखो 1559 ईस्वी में, इन 1559 एडी। 1559 ईस्वी में, इन 1559 एडी उदयपुर की स्थापना की गई। उदयपुर वॉज फाउंडेड। उदयपुर की स्थापना की गई। उदयपुर वॉज फाउंडेड। कौन सा शहर बसाया गया? उदय सिंह ने बसाया, इसलिए नाम क्या पड़ गया? उदयपुर। उदयपुर की स्थापना की। और यहां पर एक तो महल बनाया राजा ने खुद के रहने के लिए। उस महल का नाम था मोती मगरी महल। महल का नाम क्या है? तो मोती मगरी महल बनाया गया। और एक राजा ने झील बनाई, उस झील का नाम था उदय सागर। झील का नाम क्या था? लिख लो। यहां पर मोती मगरी महल तथा उदय सागर झील का निर्माण करवाया गया। मोती मगरी पैलेस एंड उदय सागर, लेक उदय सागर वर कंस्ट्रक्टेड हियर। यहां पर मोती मगरी महल तथा उदय सागर झील का निर्माण करवाया गया। मोती मगरी पैलेस एंड लेक उदय सागर वर कंस्ट्रक्टेड हियर। यहां पर मोती मगरी महल तथा उदय सागर झील का निर्माण करवाया गया। मोती मगरी पैलेस एंड लेक उदय सागर वर कंस्ट्रक्टेड हियर। अब उदयपुर में निर्माण कार्य चल, शहर बसाने के लिए तो खूब सारा निर्माण कार्य करवाना पड़ेगा। ये सब चीजें वहां पर चल ही रही थी। इतने में इनको समाचार मिले कि अकबर का अटैक होने वाला है। किसका अटैक होने वाला है? ये 67-68 की बात है। कब की बात है? लिखो 1567-68 ईस्वी में, 1567-68 एडी। 1567-68 ईस्वी में, 1567-68 एडी अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। अकबर अटैक डॉन मेवाड़। अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। अकबर अटैक डॉन मेवाड़। किसने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया? अकबर। अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। अब जैसे अकबर ने अटैक किया था, अकबर अटैक का मतलब है कि दिल्ली से रवाना हुआ तो इनको पता तो चल ही गया कि मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। तो इन्होंने भी अपनी तैयारियां की। भाई क्या किया जाए?
सारे मंत्री संतरी सेनापति सारे बैठे, बड़े बड़े विद्वान लोग कि भाई अकबर का अटैक होगा, करना क्या है। तो सबने सलाह मशविरा करके और कहा कि भाई अपने लड़ने के तरीके में चेंज करेंगे, अपनी जो भी स्ट्रेटजी थी उसको क्या किया जाएगा, परिवर्तित किया जाएगा। क्या थी पहले, क्या थी, अब क्या चेंज करेंगे। कह रहे पहले ये थी कि दुश्मन की जब भी बड़ी सेना आती अपने किला बंद करके बैठा करते थे। तो भाई दुश्मन की ज्यादा बड़ी सेना है, लड़ेंगे सीधे सीधे तो पार अपनी नहीं पड़ेगी। किले ऊंचे थे अपने, इसीलिए ऊंचे ऊंचे किले बनाए थे ताकि जल्दी से दुश्मन किले के अंदर घुस नहीं पाए, किला बंद करके बैठ जाते। दुश्मन बाहर कितने दिन तक बैठा रहता और थोड़े दिन के अंदर उसको बाहर से जाना ही पड़ता था। हम देखते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर 2 बार आ गया था फिर भी जीत नहीं, ये इल्तुतमिश नासिरुद्दीन महमूद कितने कितने आगे गए लेकिन जीत तो नहीं पाए थे। पर कई बार कोई ना कोई दुश्मन ऐसा शक्तिशाली होता जो घेर के बैठ ही जाता, और घेर के बैठ जाता तब हमें क्या करना पड़ता, साका। तो चित्तौड़गढ़ में पहली बार अलाउद्दीन खिलजी घेर के बैठा था, उस टाइम यहाँ पर राजा रतन सिंह आपके केसरिया करते हैं, पद्मिनी क्या कर लेती है जो। दोबारा गुजरात वाला बहादुर शाह घेर के बैठा, तब वापस आपके कर्मावती ने कर लिया जौहर, और बाग सिंह वाले देवलिया ने क्या किया, केसरिया। इस बार अपने वैसे नहीं लड़ेंगे। तो कहा आधे लोग किले के अंदर रह के किले को बचाने का प्रयास करेंगे और आधे लोग जो है वो किले के बाहर रहेंगे, वरना अपने सारे लोग एक साथ किले में रहते हैं और सारे लोग लड़ने के लिए बाहर जाते हैं। तो चेंज क्यों, इस बार सारे क्यों नहीं लड़ेंगे। कहा यार जब सारे लड़ते हैं तो सारे लड़ते हुए मारे जाते हैं, और सारे लड़ते हुए मारे जाते हैं, दुश्मन कब्जा कर लेता है, और दुश्मन जब कब्जा कर लेता है तो किले को वापस छुड़वाने के लिए कोई बंदा नहीं होता है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा किया था, खिजर खान को दे गया, खिजर खान मालदेव सोनगरा को दे गया, मालदेव सोनगरा बनवीर सोनगरा को दे गया, तब जाके हमीर आया था सिसोदा से, आके किला वापस छुड़वाता है। इधर ये 1535 के अंदर बहादुर शाह कब्जा करता है, ये तो बहादुर शाह भाग गया, अपने किले पे कब्जा कर लिया, लेकिन अपने पास कोई ढंग का बंदा नहीं था इसको राजा बना सके, इसलिए बनवीर ने ज्यादा नहीं तो कम से कम 4 साल तक तो चित्तौड़ छोड़ा ही नहीं। 36 के अंदर वो बनता है, 40 तक तो चित्तौड़ के अंदर वो ही बैठा रहा। 40 में उदय सिंह जी को लड़ाई करके चित्तौड़ वापस लेना पड़ा था। हाँ यार ये बात तो है। तो कहा अब आधे लोग अंदर रहो, आधे लोग बाहर रहो, ताकि अंदर जो लोग रहेंगे वो किले को बचाने का प्रयास करेंगे। यदि किले को बचाने में कामयाब हो गए तो वेल एंड गुड, और यदि किले को बचाने में कामयाब नहीं हुए तो कम से कम जो बाहर लोग रहेंगे वो दुश्मन का कब्जा होने के बाद प्रयास तो करेंगे कि किला बचाया जाए। कब्जा तो कर लेगा दुश्मन, पर बाहर वाले लोग बचाने का प्रयास कर लेंगे। यार ये भी बात ठीक है। तो अंदर कौन रहेगा और बाहर कौन जाएगा। तो कहा उदय सिंह जी बाहर जाएंगे, बाकी लोग अंदर रह के, बाकी जो लोग हम बता देंगे वो अंदर रह किले की रक्षा करेंगे। तो उदय सिंह जी ने कहा मैं बाहर जाऊंगा, किला मेरा ही है, तो मैं किले में नहीं रहूंगा तो कौन रहूंगा, मैं तो रक्षा करूंगा। नहीं साहब आप नहीं, रॉयल फैमिली का एक भी बंदा अंदर नहीं रहना चाहिए, पूरा का पूरा राज परिवार पहाड़ों के अंदर जाओ। जब भी सेना कम हो तब लड़ने का तरीका छापा मार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो आप तो राज परिवार को लेके उधर चले जाओ, अपने छापा मार युद्ध करना, पहाड़ों के अंदर जाके बैठ जाओ। तो कहा क्यों भाई राजा क्यों जाए, बाकी किसी को भेज दो, राजा अंदर है कि रक्षा कर लेगा। उनका नहीं, यदि राजा मर जाता ना तो जनता का मोरल डाउन होता है, और जनता को लगता है कि यार राजा ही मर गया, अब हमारे पास कुछ ही नहीं बचा, और जनता जो भी दुश्मन कब्जा करता है उसको अपना क्या मान लेती है, राजा। लेकिन यदि राजा जिंदा रहेगा तो लोगों की आशाएं जिंदा रहेगी, लोग दुश्मन को अपना राजा नहीं मानेंगे। राजा जिंदा रहेगा तो जनता उसको टैक्स देती रहेगी, वो धन इकट्ठा कर सकता है, वो अपनी सेना बना सकता है, दोबारा आक्रमण कर सकता है। राजा के मरने के बाद में देशवासियों में निराशा आती है, राजा जिंदा रहता है तो देशवासियों में आशा रहती है। ठीक है, तो उदय सिंह को कहा आप तो गिरवा की पहाड़ियों में जाए। कौन सी पहाड़ियों में, तो उदय सिंह को कौन सी पहाड़ियों में भेज दिया गया, गिरवा, उदयपुर के अंदर ही जगह पड़ती है, लिखो। उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। उदय सिंह मूव्ड टू गिरवा हिल्स, उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। उदय सिंह मूव्ड टू गिरवा हिल्स। उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। उदय सिंह मूव्ड टू गिरवा हिल्स। तो अब किले का मोर्चा किसको दिया जाए, तो 2 बंदे थे उनको किले का मोर्चा दिया गया, जयमल और पत्ता। कौन कौन बंदे थे, लिखो। जयमल तथा पत्ता ने चित्तौड़ किले का मोर्चा संभाला। जयमल तथा पत्ता ने चित्तौड़ किले का मोर्चा संभाला। जयमल एंड पत्ता टुक चार्ज ऑफ चित्तौड़ फोर्ट। जयमल एंड पत्ता टुक चार्ज ऑफ चित्तौड़ फोर्ट। जयमल तथा पत्ता ने चित्तौड़ किले का मोर्चा संभाला। जयमल तथा पत्ता ने चित्तौड़ किले का मोर्चा संभाला। चित्तौड़ किला किसको दिया गया, अब सुनना, देखो थोड़ा सा इनके बारे में बताता हूं। 2 आदमियों के नाम बताए मैंने, कौन कौन बंदे, एक तो जयमल और एक कौन है,
सुनना थोड़ी सी बात है। थोड़ा मुझे आप बताओ दे कि खानवा के युद्ध में मेड़ता से लड़ने के लिए कौन गया था? वीरमदेव। कौन गया था? वास्तव में उसमें वीरमदेव तो राजा थे, वो तो गए थे। वीरमदेव के एक छोटे भाई लड़ने के लिए और गए थे, उनका नाम था रतन सिंह। क्या नाम था? और रतन सिंह खानवा वाले युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते, मतलब मेड़ता से दो आदमी गए। कौन कौन गए? वीरमदेव और रतन सिंह। रतन सिंह छोटा भाई है और वो युद्ध में लड़ते हुए मारे। अब सुनना अगली बात। वीरमदेव के बेटे हैं जयमल। वीरमदेव के बेटे कौन है? तो जो वीरमदेव खानवा के युद्ध में नहीं मरे, लेकिन बाद में जब उनकी डेथ हुई तो वो वीरमदेव के बाद में मेड़ता के क्या बने? राजा। वो रतन सिंह जो कि जयमल के चाचा और खानवा के युद्ध में लड़ते हुए मारे गए, उनकी बेटी है मीरा। उनकी बेटी कौन थी? तो मीराबाई और जयमल आपस में कजन है ना, चाचा ताऊ के बेटे बेटी आपस के अंदर। तो जयमल मीराबाई के भाई है। किसके भाई है? मीराबाई की शादी किसके साथ हो रखी है? भोजराज के साथ में हो रखी है, मतलब उदय सिंह के भाई के साथ, उदय सिंह के बड़े भाई के साथ में। इसका मतलब जो उदय सिंह है वो मीराबाई के देवर है। उदय सिंह है वो मीराबाई के देवर है। जयमल है वो मीराबाई का भाई है। तो रिश्तेदार हो गए ना आपस में, बहन का देवर हो गया। जयमल की बहन का देवर कौन है? उदय सिंह। उधर देवर लगता। जयमल कहां के राजा हैं? मेड़ता। भाई वीरमदेव मरे तो वीरमदेव के बाद कौन बने? जयमल। लेकिन अकबर ने 1562 में मेड़ता पर अटैक किया था। 1562 में कहां पर अटैक किया था? मेड़ता। और जयमल से मेड़ता छीन लिया था। तो जयमल 1562 में मेड़ता से बेरोजगार। अब आपके पास आपका घर है, वो दुश्मन ने कब्जा कर लिया, गुंडे उस पर आगे कब्जा कर गए, तो आप रिश्तेदारों के पास ही जाओगे? रहने की कोई ठोड़ तो चाहिए आपको। जयमल के रिश्तेदार कौन? मेवाड़ वाले। तो 1562 में जब जयमल के मेड़ता पे अकबर ने कब्जा कर लिया, जयमल नौकरी करने के लिए किसके पास चला गया? उदय सिंह। किसके पास चला गया? उदय सिंह। तो अब जब यहां पे लड़ाई की बात आएगी, भाई चित्तौड़ का किला कौन संभाल? जयमल ने कहा मैं। उसने कहा मुझे एक्सपीरियंस है, अकबर के खिलाफ मैं 62 में लड़ चुका हूं, भले हार गया था लेकिन मैं इनकी थोड़ी बातें जानता हूं, इसलिए मुझे किला दे दिया जाए, मैं किला संभाल लूंगा। कहा ठीक है। जयमल की मीरा तो कजन लगती थी। जयमल के पिताजी और मीरा के पिताजी आपस में भाई बहन थे। जयमल की रियल सिस्टर थी, उनका नाम था फूल कंवर। क्या नाम था? और सुनो देखो, ये जो पत्ता है इनका वास्तव में नाम था फतेह सिंह चुंडावत। नाम क्या था? फतेह सिंह चुंडावत नाम था। आमेट के सामंत थे। जैसे मेवाड़ में सलूम्बर था ना, वैसे एक ठिकाना कौन सा पड़ता था? आमेट। मेवाड़ में 16 बड़े ठिकाने थे। कितने बड़े ठिकाने थे? 16। 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने बोले जाते, फर्स्ट ग्रेड ठिकाने थे। उनमें सबसे बड़ा ठिकाना तो कौन सा था? सलूम्बर। वैसा वैसा एक और ठिकाना कौन सा हुआ करता? आमेट। और आमेट के सामंत कौन है? फतेह सिंह चुंडा। फतेह सिंह का नाम हो गया फत्ता। फतेह सिंह से बदलता बदलता क्या हो गया? फत्ता। अपने किताबों वालों ने बदलते बदलते क्या कर दिया? तो वास्तव में तो बंदे का नाम क्या है? फतेह सिंह। फतेह सिंह से फत्ता। फत्ता से लिखने लिखने में आते आते वो लिखा क्या गया? पता लिख दिया गया। जयमल की रियल सिस्टर इनका नाम है फूल कंवर। क्या नाम है? जो रियल सिस्टर है, मीराबाई तो कजन है, इनकी शादी इनके साथ हो रखी है। मुझे लगता है इसीलिए नाम चेंज किया होगा, पत्ता किया होगा, ताकि बच्चों के थोड़े सरलता से याद हो जाए कि पति पत्नी के नाम। ठीक है ना? आ रही है ना बात समझ में आपके? फूल है, जोड़ी है ना साथ के अंदर एकदम। तो इनकी शादी की हुई थी ना, इसका मतलब जयमल और पत्ता आपस में साड़े बनो ही है। जयमल और पत्ता आपस में क्या? दोनों साड़े। पहले पड़ी ना बात, लिखो, 2 लाइनें लिखो, यहीं पे लिख लो। चेंज करें, लाइन चेंज करके लिखना। जयमल मेड़ता का राजा था। जयमल वॉज किंग ऑफ मेड़ता। जयमल मेड़ता का राजा था। जयमल वॉज किंग ऑफ मेड़ता। तथा 1562 ईस्वी में, इन 1562 एडी, तथा 1562 ईस्वी में, इन 1562 एडी, अकबर ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया था। अकबर कैप्चर्ड मेड़ता। अकबर ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया था। अकबर ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया था। अकबर कैप्चर्ड मेड़ता। कहां पर कब्जा कर लिया था? मेड़ता। बॉक्स में बंद करो इस एक लाइन को। एक लाइन और लिखो। देखो, पत्ता आमेट का सामंत था। आमेट राजसमंद जिले में एक जगह पड़ती है। पत्ता आमेट का सामंत था। पत्ता वो फिडल लॉर्ड ऑफ आमेट। पत्ता आमेट का सामंत था। पत्ता वो फिडल लॉर्ड ऑफ आमेट। पत्ता कहां का सामंत था? आमेट का सामंत था।
तथा आमेट मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। तथा आमेट मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। एंड आमेट वॉज फर्स्ट ग्रेट ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। एंड आमेट वॉज फर्स्ट ग्रेट ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। तथा आमेट मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। आमेट मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। कैसा ठिकाना था? बॉक्स में बंद करो इसको। अब याद रहेगा ना जयमल कौन है, पत्ता कौन है, थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए अपने बात। अब भाई किले के अंदर बैठे हुए जयमल पत्ता, किले के बाहर बैठा हुआ है अकबर। अकबर डेली अपनी तोपें लगाए किले के नीचे, और तोपें लगा के चित्तौड़ के किले की दरवाजा वो दीवारें तोड़ने का प्रयास करे कि दीवार तोड़ेंगे, बस तोप मारेंगे, तोप के गोले मारेंगे, दीवार थोड़ी कमजोर पड़ेगी, कमजोर पड़ के दीवार टूट जाएगी, और टूट जाएगी तब अपने दीवार वाले रास्ते से अंदर घुस जाएंगे। वो दरवाजे टूटने से रहे, दरवाजों पे तो उनकी फौज खड़ी है, तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो नीचे से अपने दीवार तोड़ दी जाए। और दीवार तोड़ के बाहर अगला 50,000 की सेना लेके बैठा है, 50,000 आदमियों को अब घुसो रहे, तो सामने वाले गोलियां भी चलाएंगे तो कितने को मारेंगे। अंदर किले के अंदर आदमी कितने हैं? 8,000। बाहर आप कितने बैठे हो? 50-60,000 बैठे हो, तो अंदर अपने आराम से घुस सकते हैं, दरवाजे के रास्ते से घुसा नहीं जा सकता। तो अब वो डेली नीचे तोपे लगाए, दीवार पर हमला करे, दीवार थोड़ी ऊपर से मान लो उड़ जाए, थोड़ी ऊपर ऊपर वाले उसके उड़ा दे कि यार इतने पत्थर तो उड़ा दिए, कल थोड़ा नीचे वाली और उड़ाएंगे। अगले दिन सुबह उठ के देखे तो ऊपर वाली दीवार बनी हुई। अगले दिन फिर बेचारे प्रयास करे कहीं से कोई हिस्सा उड़ाए, अगले दिन देखे कि वो हिस्सा वापस बना हुआ। तो अकबर ने कहा यार अंदर कौन इतना इंटेलिजेंट आदमी के रातों रात दीवारें वापस बनवा देता है। अकबर ने जासूसी करवाई, पता लगाया, पता चला अंदर जयमल बैठा है। कौन बैठा हुआ है? अकबर बड़ा राजी हुआ। अकबर ने कहा जयमल, मेड़ता वाला जयमल? कि हाँ साहब, वो मेड़ता में जब अपने कब्जा किया तो वो नौकरी करने के लिए यहाँ आया हुआ है, वो यहाँ रहता है। तो अकबर ने कहा पहले कहते तोपे लगाने कहाँ हो सकता, उतारो तोपे, जयमल से तो बातचीत ही कर लेते हैं, और बातचीत करके जयमल से ले लेंगे। और अकबर ने जयमल के पास मैसेज किया कि भाई जयमल सॉरी, वो 1562 में मैंने तेरे से मेड़ता छीन लिया, इस चक्कर में तेरे को नौकरी कहां करनी पड़ रही है? मेवाड़। अब मैं तेरे को मेड़ता वापस देता हूं, तू मेरे को चित्तौड़ दे दे। एक दे, एक ले, रिसात दे, रिसात ले। फिर तू मेड़ता का राजा है तो तू तेरा मेड़ता का राजा बन जा, चित्तौड़ तेरा तो वैसे ही नहीं, तेरे को संभलवा के गए हैं, तू कदे ना नहीं संभाल पाया, तो चित्तौड़ की चाबियां मुझे दे दे और मेरे से वापस क्या ले ले? मेड़ता। जा यार राज कर, कहां लोगों की नौकरियां करता घूम रहा है। तो जयमल जी का रिप्लाई है वापस, जयमल जी वापस उसको रिप्लाई भेजते हैं कि है गढ़ मारो हूं धनी। धनी का मतलब क्या होता है? मालिक, है ना। है गढ़ मारो हूं धनी की, गढ़ मेरा है और मैं इसका क्या हूं? मालिक। असुर फिरे किम आण, असुर का मतलब राक्षस, दुश्मन मतलब, है ना, कि दुश्मन किले के अंदर नहीं घुस सकता क्योंकि किला मेरा है और मैं किले का क्या हूं? मालिक। कैसे मेरा, कैसे हुआ किला? तो वापस कहते हैं कि कुंचा ज्यूं चित्रकूट रही। चित्रकूट का मतलब चित्तौड़, चित्रकूट का मतलब क्या है? चित्तौड़। कुंची का मतलब चाबी। कुंचा ज्यूं चित्रकूट रही, क्योंकि चित्रकूट की चाबियां, चित्तौड़ की चाबियां दीदी मोही दीवान, दीवान जी मेवाड़ के चित्तौड़ की चाबियां मुझे दे के गए हैं, इसलिए चित्तौड़ मेरा है, मैं किले का मालिक हूं और दुश्मन की औकात नहीं कि किले के अंदर घुस जाए। मेवाड़ के राजा क्या बोलते थे? एकलिंग जी का दीवान, तो दीवान जी चित्तौड़ की चाबियां मुझे दे के गए, किला मेरा है और तू सोच भी कैसे सकता है कि किले के अंदर घुस जाएगा। तो ये तेरे बातें तेरे पास रख, चित्तौड़ हमारा है, लड़ाई करके लिया जाए ले ले, ऐसे नहीं दिया जाएगा। अकबर ने वापस मैसेज किया कि भाई सेंटी क्यों रहा है यार इतना, मेड़ता तो तेरा है वो तो दूंगा ही, साथ में तेरे को नागौर और दे दूंगा। क्या दे दूंगा? दोनों दे दी जाएंगे, मेड़ता भी दे दूंगा और नागौर। नागौर एक बड़ा राज्य पड़ता है पास में और मुगलों का कब्जा हो रखा है वहां पे, तो एक के साथ में एक फ्री। मेड़ता भी तेरा, नागौर भी तेरा, और तू बदले में मेरे को क्या दे दे? ये तो तेरा है भी नहीं यार, ये उदय सिंह का है, पर क्या ऐसे मेरे को चाबियां दे के गए? तो कदे अब चाबियां मैंने अकबर को दे दी, उदय सिंह तेरे को दे के गए, तू आगे मेरे को दे दे, और मेरे से क्या ले ले बदले में तू? मेड़ता और। जयमल जी वापस कहते हैं भूख न मेटे मेड़तोर, ना मेटे नागौर, और रजवट भूख अनोखड़ी न मर्या मिटे चितौड़, कि तेरे मेड़ते और नागौर से ये भूख मिटने वाली नहीं है, ये तो वीरता की भूख है और मरने पे मिटेगी। अब अकबर के सामने स्पष्ट हो चुका था कि जयमल किसी भी प्रकार से अपने को चित्तौड़ का किला नहीं दे। तो अब अकबर ने ध्यान रखना शुरू किया कि रात को दीवार बनवाते कब है। और एक दिन अकबर ने देखा कि जयमल दीवार के ऊपर ऊपर घूम रहे थे। अकबर के पास एक खुद की बंदूक थी, संग्राम। कौन सी बंदूक थी? उस संग्राम नाम की बंदूक से अकबर निशाना लगाता, जयमल की पैर में गोली लगती, जयमल जी घायल होकर अंदर की तरफ गिर जाते हैं। इतने में 4 महीने हो गए थे अकबर को घेरा डाले हुए। कितने महीने हो गए थे? 67 में लास्ट में आया था और नवंबर के आसपास आया था, फरवरी आ गई थी, नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी। किले के अंदर का अनाज और पानी समाप्त होता जा रहा था, तो इनके पास अब और कोई चारा तो
बचा नहीं था, चारा यही था कि अब क्या किया जाए, साका। तो 1568 के अंदर चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ। लिखो 1568 ईस्वी में इन 1568 एडी, 1568 ईस्वी में इन 1568 एडी, 1568 ईस्वी में इन 1568 एडी चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ। थर्ड साका ऑफ चित्तौड़ वॉज हैपेंड, चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ। थर्ड साका ऑफ चित्तौड़ वॉज हैपेंड, चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ। फूल कंवर ने जोहर किया, फूल कंवर कमिटेड जोहर, फूल कंवर ने जोहर किया, फूल कंवर कमिटेड जोहर, फूल कंवर ने जोहर किया। लिखना, एक लाइन लिखना नीचे। यह जयमल की बहन तथा पत्ता की रानी थी। शी वॉज सिस्टर ऑफ जयमल एंड क्वीन ऑफ पत्ता। यह जयमल की बहन तथा पत्ता की रानी थी। ताकि याद तो रहे कौन है। शी वॉज सिस्टर ऑफ जयमल एंड क्वीन ऑफ पत्ता। नीचे एक लाइन और लिखो। जयमल तथा पत्ता के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ जयमल एंड पत्ता। जयमल तथा पत्ता के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ जयमल एंड पत्ता। किसके नेतृत्व में केसरिया किया गया, जब बाकी कल पढ़ेंगे।